जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है वो बहुत अच्छी नहीं है और दिल्ली सरकार की हेल्थ योजना बहुत अच्छी है, तो फिर वो योजना भी लागू हो जाए दिल्ली में और जनता ही फैसला कर ले कि भाई वो गलत है, रोकेंगे क्यों? नहीं, रोकने क्यों चाहिए? रोकने की बात इसलिए है क्योंकि जब आप आयुष्मान योजना लागू करते हो तो आपके दिल्ली के हेल्थ मॉडल के कुछ चीजें आपको रोकनी पड़ेगी, पता है? ये आप विस्तार से समझाइए। नहीं, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आधी सरकार है, एक लड़ाई भी दिखती है, हर बात को लेकर के केंद्र के साथ एक झगड़ा दिखता है, फिर लोग कहेंगे कि एक पूरी किताब लिख दी गई है, दिल्ली मॉडल बता दिया गया है, गिनाया गया है कि कितना अच्छा अच्छा काम हुआ है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जो काम नहीं हो पाए पिछले 10 साल में, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे सड़कों का टूटा हुआ होना हो या और बाकी चीजें, उसके लिए केंद्र से लड़ाई, उपराज्यपाल से लड़ाई को जिम्मेदार बता दिया जाता है। अगर काम हो ही नहीं पाया तो फिर किताब कैसे बनती? केवल और केवल बुलेट ट्रेन दौड़ा देने से, केवल और केवल एक शानदार टनल बनाने से भारत विकसित नहीं होता। जब तक भारत का हर बच्चा देश क्या दुनिया के से सबसे बेस्ट नेशन से कॉम्पीट करने लायक नहीं होगा, उसको शानदार स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, 24 घंटे बिजली, प्रॉपर पाइप वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रदूषण, हवा, ये तमाम मुद्दे जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हो, यहाँ हमें नहीं दिखता भारत का कोई मॉडल है भी। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात मॉडल की चर्चा शुरू हुई थी। देश भर में गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा हुई थी, आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। आज हम बैठे हैं साल 2025 में। 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी सरकार में, दिल्ली सरकार में अलग अलग स्तर पे जुड़े रहे जैस्मीन शाह ने एक किताब लिखी है, द दिल्ली मॉडल। किताब का कवर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है और इस किताब के बाद विकास का जो दिल्ली मॉडल है उसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो आज की बातचीत में हम लोग जैस्मीन शाह के साथ कुछ समय बिताते हैं और समझते हैं उनकी किताब में जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में, उनकी किताब की टाइमिंग के बारे में और किताब में जो दावे किए गए हैं उससे उलट विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके बारे में। इसी बातचीत में हम ये भी समझेंगे कि फिलहाल दिल्ली की जो राजनीति है वो किस करवट बैठ रही है और इसी बातचीत में आखिर में मैं आपको जैस्मीन शाह के थोड़ा और करीब लेकर के चलूँगा, मतलब उनके बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनका प्रेम विवाह हुआ तो उनके प्रेम विवाह के बारे में। तो ये पूरा पैकेज है, हमारे साथ बने रहिए, आखिर तक साथ बने रहिए और बातचीत शुरू करते हैं। तो जस्मीन जी, लोकमत हिंदी के शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं, हमारी बातचीत का जो सबसे पहला केंद्र है वो जाहिर तौर पे जो किताबें हमारे इर्द गिर्द रखी हुई हैं इसी पे बेस्ड है। ये जो किताब है द दिल्ली मॉडल, ए बोल्ड न्यू रोड मैप टू बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिल्ली के रास्ते पंजाब होते हुए अब देश की सत्ता तक पहुँचने की तैयारी है? पहले तो आपके शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुक आम आदमी पार्टी को लेके, इसका कोई ये नहीं कि आम आदमी पार्टी का फ्यूचर रोड मैप है। मेरी मंशा इस बुक के पीछे ये थी कि पहले तो मैं दिल्ली मॉडल क्या है, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने, जो मैं भी समझता हूँ और काफ़ी लोग जो दिल्ली और देश में जो गवर्नेंस को ट्रैक करते हैं वो भी जानते हैं और समझते हैं कि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के राज में कुछ ऐसे कीर्तिमान हासिल किए हैं गवर्नेंस में जो देश ने कभी नहीं देखे थे। सरकारी स्कूलों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली में हुआ है। पूरी की हेल्थ सिस्टम जो है, हमने एक फ्री और क्वालिटी हेल्थ सिस्टम इस्टेब्लिश करी है। बिजली और पानी में एक बड़े हमने बेंचमार्क्स हासिल किए हैं। तो ये मॉडल है क्या, इस मॉडल के तहत क्या क्या काम हुए हैं, उसके क्या क्या आउटकम्स निकले, पहले तो उसको क्रॉनिकल करना, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। दूसरा, इस किताब को लिखने का मकसद ये था कि देश जिस दिशा में जा रहा है मेरे ख्याल से वो बहुत खतरनाक है। अच्छा। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ रही है, हमें बताया जाता है कि अरे देश बहुत शानदार कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन जब आप देखें तो देश में जो इनइक्वालिटी है वो आज दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा अनइक्वल नेशंस में से आ गया है। G20 देशों की भी बात करें तो यूएस और यूके से भी ज़्यादा भारत, एक आंकड़ा मैंने इसमें साइट किया है कि जितनी इनइक्वालिटी देश में ब्रिटिश राज में थी, आज उससे भी ज़्यादा देश में आज हो गई है। और
उसी के साथ साथ जब आप लोगों, फिर सवाल उठता है कि अच्छा लोग आर दे डूइंग बेटर, क्या हमारे वेलफेयर इंडिकेटर्स बेटर हैं? तो एक मापदंड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशंस निकालता है। जी ये चौंकाने वाली बात है कि पिछले 10 सालों में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। हम 130th रैंक पे थे, 180 में से 130th बहुत गौरव वाली बात नहीं है, लेकिन आज हम 134th पे हैं। हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही आस पड़ोस के देश अगर देखें तो श्रीलंका का HDI हमसे ज़्यादा है, भूटान का हमसे ज़्यादा है, चाइना का तो है ही है, और बांग्लादेश का, पहली बार इतिहास में बांग्लादेश का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से आगे बढ़ गया है। तो ये कैसा डेवलपमेंट मॉडल है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, बड़े बड़े पूंजीपति आप देखें कि बिलियनर की लिस्ट में भारत के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जो भारत का आम आदमी है वो वीक होते जा रहा है। आज भी देखिए, क्या देश में कहीं भी आप सरकारी स्कूल में जाइए, क्या आपको गौरव होगा कि चलिए मेरे देश का सरकारी स्कूल है? कहीं नहीं, पूरी जगह सरकारी स्कूल की व्यवस्था चरमराई हुई है। हेल्थ सिस्टम वैसा है, 24 घंटे बिजली लगभग देश में कहीं नहीं मिलती। आज हम गौरव से कहते हैं कि नहीं, दिल्ली में मिलती है। मैं वाकई में, मेरे लिए देखिए, ये पूरी किताब ये मेरे नाम से लिखी गई है, पार्टी के नाम से नहीं लिखी गई है। और मेरा लोग तो जोड़ेंगे ना, नहीं, लोग जोड़ सकते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि किताबों को पढ़कर उस पर ओपिनियन बनानी चाहिए, ना केवल कि अरे भाई लिखने वाला कौन है, क्या है ना? क्योंकि देखिए, देश में कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो थिंकर्स भी हैं, वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को भी लिखते हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है कि आम आदमी पार्टी में जुड़ने से पहले करीबन 10-12 साल मैंने NGO सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। देश और दुनिया की तमाम टॉप मोस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया। जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जिनके फाउंडर्स को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, उनके साथ मैंने काम किया। और आम आदमी पार्टी में मेरा जुड़ाव करीबन अब 9-10 साल का रहा है। उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा दिल्ली सरकार के अंदर भी 2014 में जुड़े थे। 2016 में मेरा जुड़ाव हुआ था दिल्ली सरकार के साथ। मैं पहले मनीष सिसोदिया जी का पॉलिसी एडवाइज़र बना था, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। ठीक है। और 2018 से मुझे दिल्ली का जो डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, हमारा पॉलिसी थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग होता है वैसे हमारा DDC है, उसका मैं उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उस समय थे। तो 6 साल मैंने दिल्ली सरकार के थिंक टैंक को हेड किया है। मैंने तमाम मिनिस्टर्स के साथ कई पॉलिसीज पे सोच विचार, उसका रिसर्च करना, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करना, ये सारे काम किए हैं। और मैं वाकई में ये, इसलिए मैं जो चीज़ इस किताब में भी लिख रहा हूँ और आपसे भी बात कर रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ। द फैक्ट दैट आज हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछड़ता जा रहा है, ये सच्चाई है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये जैस्मिन शाह का अपना ये सच नहीं है, ये दुनिया का सच है। जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम बहुत बड़ा मानते हैं, डेवोस में हमारे सारे मंत्री वगैरह तो जाते ही हैं। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि भारत का जेंडर गैप इंडेक्स में हम 130th है आउट ऑफ 140 नेशंस। अब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात कर लें, और ये इतना ही नहीं, आप ये सोचिए कि जो हेल्थ और एजुकेशन में, देखिए हम सब मानते हैं कि अगर भारत को विकसित बनना है, क्योंकि विकसित भारत की बात तो सब कोई कर रहा है, भारत को विकसित बनना है, तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक किए बिना भारत बन सकता है विकसित? नहीं। हम सब कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन शिक्षा में अगर आप देखें कि हमारी जो स्पेंडिंग है, हम जितना खर्च केंद्र सरकार कर रही है, अच्छा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहते हैं हमें 6% GDP का खर्च करना चाहिए, हम थे करीबन 3%। पिछले 5-6 सालों में, खास करके मोदी सरकार के दौरान, ये कम होते जा रहा है। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं विकसित भारत बनाना है, दूसरी तरफ हम शिक्षा में और इवन स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर स्पेंडिंग, मैंने एक आंकड़ा इसमें दिया है, पर कैपिटा हेल्थ केयर स्पेंडिंग है ना, प्रति व्यक्ति जितना हम स्वास्थ्य में खर्च करते हैं, भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 170वीं में आती है। और दुनिया भर में भारत इकलौता ऐसा शायद देश होगा जिसने कोविड पैंडेमिक के बाद अपनी हेल्थ केयर स्पेंडिंग और कम कर दी। पहले से तो कम थी ही, कोविड पैंडेमिक आ गया, हमें पता चल गया कि क्या रियलिटी है, हॉस्पिटल्स ही नहीं है, हम कहीं नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी। हाँ, तो क्या करना चाहिए था? सरकारों को तो वॉर फुटिंग में बढ़ाना चाहिए था, और दिल्ली में हमने किया। हमारे 10,000 बेड्स टोटल हमारे हॉस्पिटल सिस्टम में थे, आज 14,000 के करीब है। 16,000 बेड्स हमारे कंस्ट्रक्शन में, 30,000 बेड्स हम पहुंच जाएंगे 2027 तक। लेकिन भारत की अगर बात करो
तो हमने सोचा भाई पैंडेमिक, तो हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई पैंडेमिक से तो अब कौन ही लड़ सकता है, भगवान से बस आप प्रार्थना करो और स्पेंडिंग खर्च कम कर दो। तो ये रियलिटी है भारत की, और लोगों को समझना होगा कि केवल और केवल बुलेट ट्रेन दौड़ा देने से, केवल और केवल एक शानदार टनल बनाने से भारत विकसित नहीं होता। जब तक भारत का हर बच्चा देश क्या दुनिया के से सबसे बेस्ट नेशन से कॉम्पीट करने लायक नहीं होगा, उसको शानदार स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, 24 घंटे बिजली, प्रॉपर पाइप वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रदूषण, हवा, ये तमाम मुद्दे जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपैक्ट करते हो, यहाँ हमें नहीं दिखता भारत का कोई मॉडल है भी। हम केवल बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, लेकिन लोगों को जब सशक्त बनाने की बात होती है, और यही एक्चुअली अगर आप पूछे कि दिल्ली मॉडल का मूल क्या है, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल का मेन जो फोकस है कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें। एक तो ये है कि आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन दो, ये दो, और सोचो कि चलो बहुत बड़े बड़े, इसको ट्रिकल अप इकोनॉमिक्स, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप पैसा दो, वो बड़े कारोबार लगाएंगे और उससे आर्थिक प्रगति होगी, और वो बूंद 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 करके एक आम आदमी के जीवन में भी खुशहाली लाएगी। 30 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में जब से लिबरलाइजेशन हुआ 1990s में, और अभी भी हो रहा है। हम देख रहे हैं देश की क्या व्यवस्था है, सिचुएशन है। दूसरा मॉडल आम आदमी पार्टी ने जिसमें विश्वास किया है, ट्रिकल अप हम कहते हैं, या फिर ह्यूमन कैपिटल पे, कि हम अपने लोगों को मजबूत बनाएं। देखिए बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह, वो आप अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट बनाओ, ये जरूर है कि सरकार को बिजनेस के बीच में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था बना के देना, व्यवस्था बना के दो, लेकिन आपको अपना नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने में फोकस करना है। और उस पर अगर देखें तो एक मात्र मुझे ये, और ये सारी चीजें इसलिए मैंने आंकड़ों में डाली क्योंकि कई बार पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोगों को लगता है ये तो भाषण दे रहे हैं। तो किताब में लिखना, और इसमें आप देखेंगे रघुराम राजन जी से लेके जस्टिस मदन लोकुर, कई लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है, इसमें अपना एक एंडोर्समेंट भी दिया है। तो ये लिखा जाना जरूरी था कि देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिसने 10 साल के अंदर ये करके दिखाया। भले दिल्ली छोटा राज्य है, मैं ये नहीं कहता हूं कि दिल्ली का मॉडल हर जगह पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो सकता है, नहीं, लेकिन इससे प्रेरणा जरूर ली जा सकती है कि एक सरकार अगर चाहे, और एक सरकार भी नहीं, ये तो आधी सरकार है, मैं ये भी बात कहता हूं कि ये तो आधी सरकार है, वो एक लड़ाई तो चल रही है, उस पे वो लड़ाई भी चल रही है, लेकिन वो आधी सरकार भी अगर, क्योंकि वो अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पे जब लोगों पे निवेश करती है, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन और हेल्थ में, आप दिल्ली सरकार एकमात्र देश की सरकार है जो 40% अपना बजट केवल हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करती है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि भारत विकसित तभी होगा जब हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ और एजुकेशन दें। जस्मिन, यहाँ पे एक सवाल आएगा, कई सारे सवाल मेरे जमा हो गए हैं आप ही के बातचीत से। एक सबसे पहला क्विक सवाल लोगों का ये आएगा कि जस्मिन अभी बातचीत करते करते कह रहे हैं कि भाई आधी सरकार है, एक लड़ाई भी दिखती है, हर बात को लेकर के केंद्र के साथ एक झगड़ा दिखता है, फिर लोग कहेंगे कि एक पूरी किताब लिख दी गई है, दिल्ली मॉडल बता दिया गया है, गिनाया गया है कि कितना अच्छा अच्छा काम हुआ है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जो काम नहीं हो पाए पिछले 10 साल में, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे सड़कों का टूटा हुआ होना हो, या और बाकी चीजें, उसके लिए केंद्र से लड़ाई, उपराज्यपाल से लड़ाई को जिम्मेदार बता दिया जाता है। अगर काम हो ही नहीं पाया तो फिर किताब कैसे बनती? देखिए, ये अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं कतई नहीं कहता कि काम नहीं हो पाया है। हमने 10 साल पहले जब 2015 में जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, तो आप ये सोचे कि देश नहीं दुनिया देख रही थी। पहली बार भारत में किसी सरकार को 97% सीट्स, 70 में से 67 सीट, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी को देश में मिलेगा। तो बहुत सारी आशाएं थी देश के लोगों को, सारे लोग देख रहे थे कि दिल्ली में कुछ शानदार होने वाला। और आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस भी यही किया था कि हम केवल इक्का दुक्का कुछ ठीक करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे। शब्द था व्यवस्था परिवर्तन। तो बहुत लंबी सोच थी कि हम हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। और अगर आप मुझे पूछे तो 10 में से 8 चीज, मुझे जो लगता है, मेरा जो आंकलन है, और जो भी किताब पढ़ेगा तो शायद अग्री भी करेगा कि 10 में से 8 चीजें हमने ठीक कर ली है, और वो वास्तविकता में वो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। बाकी जो 20% काम रह गए हैं, क्योंकि कुछ काम इतने बड़े होते हैं, व्यापक होते हैं कि 10 नहीं, चलो 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। आप ये सोचे कि आम आदमी पार्टी के पहले 75 साल, 65 साल के करीब ये तमाम पार्टियां ही तो थी।
65 साल में इन्होंने एक चीज ठीक नहीं करी। चलो थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता हूं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ दिल्ली का, लेकिन सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए, हेल्थ सिस्टम की, यमुना, प्रदूषण, ये तमाम चीजों पे बहुत बहुत दिल्ली पीछे था। तो हमने 80% प्रोग्रेस कर ली है, बाकी 20% हमें पूरा यकीन है कि कुछ चीज डेफिनेटली, मैं कहूंगा कि लास्ट 4-5 साल प्रगति जो है, पेस ऑफ प्रोग्रेस स्लो इसलिए हो गया, जीरो नहीं हुआ है, बहुत काम पिछले 5 साल में भी हुए, क्योंकि पहले तो 2 साल कोविड कोरोना में लड़ाई में चले गए, और लास्ट के जो 2 साल हैं 2022 से लेकर 24, भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल अटैक किसी पार्टी को फेस करना पड़ा वो आम आदमी पार्टी को। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को एक आपने फर्जी मुकदमे में जेल में बंद कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया। 2 साल इन्होंने इतनी छानबीन करी कि एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई, ना कोई सबूत मिला। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जज ने इनको जब बेल, सबको बेल मिल गई है, केस भी मिली है अभी, हाँ। नहीं बेल तो अभी तो बेल ही मिल सकती है, मुकदमा शुरू ही नहीं किया भाजपा ने, क्योंकि उनको पता है कुछ है ही नहीं। लेकिन जब बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी आप सुनिए। पहले तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा केस लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण चलाया जा रहा है। दूसरा कहा सीबीआई और ईडी तोता मैना की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपका केवल ये साजिश। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी अब 2 बार दिल्ली पिछले हफ्ते आए, एक बार भी एक्साइज पॉलिसी का नाम कहा? भाजपा नाम ही नहीं ले, उनका मकसद ही था कि इनको 2 साल जेल में बंद कर दो, इनकी पार्टी टूट जाएगी। जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि पूरा फर्जी केस है। तो 2 साल इसलिए हम कुछ चीजें इफेक्ट हुई है, लेकिन अब वो केस रफा दफा, लगभग रफा दफा हो गया है, और हमें पूरा यकीन है कि जो 20% काम जो रह गए हैं, हम जानते हैं इसमें क्या करना है, चाहे वो यमुना की सफाई हो। मैंने यहाँ पे रोड्स वाला जो आपने कहा कि दिल्ली का एक विजन है कि हमारे जो मेन रोड्स हैं सारे 1400 किलोमीटर के पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं, वो हम विश्व स्तरीय बनाएं। अब विश्व स्तरीय रोड का डेफिनेशन क्या है, मैंने पूरी तरह से इसमें लिखा है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, विश्व स्तरीय रोड का मतलब आप ये मानिए कि आप किसी भी इंटरनेशनल सिटी में आप उतरते ही आपको लगता है कि भाई एक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। सड़कें स्मूथ है, लेन मार्किंग है, एकदम यूनिफॉर्म लेन विड्थ है, तो 3 लेन तो 3 लेन। भारत में होता क्या कि पहले 5 लेन है, फिर 3 हो जाती है, कभी 2 भी हो जाती है, कभी, तो इसमें पूरे ट्रैफिक बॉटलनेक बन जाते हैं। दूसरा, सड़क तो चलो आपने ठीक बना दी, लेन मार्किंग नहीं करी, लेकिन साइड में आप देखेंगे कि पेमेंट ही नहीं है चलने के लिए। तो जो गरीब आदमी है, जो साइकिलिस्ट हैं, जो पेडेस्ट्रियन है, क्या उनका हक नहीं है सड़क के लिए? और जो सेंट्रल वर्ज है, हॉर्टिकल्चर, जो गार्डनिंग, आप देखेंगे सड़क में चलने का मजा ही होता है। वहाँ पे ग्रीनरी भी होती है, एक प्लाजाज होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, आर्ट होता है, कल्चर होता है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर साथ में आप मिला दो तो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट बनती है। हमने कुल मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर का टोटल अब तक हमने प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए हैं दिल्ली में। अब यहीं से पास में राजघाट जाएंगे तो आप देखेंगे एक मॉडल स्ट्रीट, तो वो मॉडल बन गया है, उसके टेंडर्स भी फ्लोट हो गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 5 साल में दिल्ली की 1400 किलोमीटर का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है, अगर आम आदमी पार्टी। चलिए, तो एक सवाल लेते हैं, फिर किताब पे लौटेंगे, नहीं तो हम लोग कहीं से कहीं भटक जाएंगे। जो अब अभी आपने कहा कि 10 में से 8 काम हमने कर लिए हैं, जी, है ना, तो ये इन 8 कामों के होने का क्रेडिट एलजी साहब को देंगे कि नहीं देंगे? केंद्र सरकार को देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग क्यों देंगे उनको? उन्होंने क्या किया? क्या दिल्ली के काम लोगों करने दिया? आप लोग जैसा कहते हैं काम ही अच्छा, नहीं करने दिया। काम करने नहीं, दिया, आप लोग कहते हैं कि काम नहीं करने दिया। नहीं, देखिए, कुछ चीजों पे अगर काम नहीं करने दिया तो वो वास्तविकता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया इस देश को किसने दिया? आम आदमी पार्टी ने दिया। उसकी वाहवाही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। 2 यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और कोफी अन्नान दिल्ली आए और कहते कि मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखना है। गुजरात का कोई क्लिनिक नहीं देखना है, मध्य प्रदेश का नहीं देखना है, मुझे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखना है। और आके बोल भी गए कि ये देश ही नहीं, भारत के लिए नहीं, दुनिया के प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक नमूना है, इट्स अ मॉडल। 2016 में हमने पहले जब 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 2016 में एलजी साहब फाइल लेके बैठ गए। दिल्ली का जो भी एक मैं बोलता हूं खिचड़ी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जहां पे आप सरकार को तो चुनते हो, लेकिन उस सरकार के ऊपर एक अथॉरिटी बिठा देते हो जो वीटो कर सकता है, उसके पास पावर नहीं होती है। मोहल्ला क्लिनिक, अच्छा अगर उनकी सोच विचार में होता कि ऐसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे तो बन जाते। गुजरात में 30 साल से सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में बन जाते। दिल्ली में काम रोकने की ताकत है इनके पास। तो लगभग 1 या 2 साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक दी। कुछ अनाप शनाप ऑब्जेक्शंस, फाइलों को रोकना बहुत आसान होता है,
हमारे 40 एमएलए ने जाके वहां पे धरना किया, 6 घंटे खड़े रहे एलजी साहब के घर के बाहर, फिर जाके वो फाइल साइन होगी। तो जो कभी बाहर से लगता है ना कि ये लोग लड़ते बहुत हैं, मैं इसको समझाना चाहता हूं प्लीज कि समझाइए, क्योंकि ये लगता है। नहीं, मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, आई थिंक समवेयर तो ये मास मीडिया, आज जो हमारी जिंदगी में मास मीडिया का रोल है कि उनको इन्हीं चीज में रुचि है कि अगर 10 काम हो रहे हैं और 9 काम शानदार हो रहे हैं तो उसमें बात करने से क्या पब्लिक को टीआरपी मिलेगी। हाँ, एक चीज में लग रहा है कहीं पे विवाद हो रहा है तो उसको चमका दो, उसको फ्रंट पेज पे कर दो। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारा संघर्ष है। आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो दिल्ली के लोगों का विश्वास उसने जीता था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था दिल्ली के लोग, पहली बार कोई ऐसी पार्टी आ रही है जो हमारे मुद्दों पे काम करेगी, जो हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, स्वस्थ सेवाएं देगी, बिजली पानी ठीक करेगी। तो अगर कोई दिल्ली के लोगों का काम रोकता है तो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष करें? और एक बार नहीं, बार बार इन्होंने संघर्ष किया और हम जीते भी हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। सीसीटीवी कैमरास, आज दिल्ली में करीबन 3 से 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं, जो देश ही नहीं दुनिया में जो डेंसिटी के बेसिस पे सबसे ज्यादा डेंस सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क देश में, न्यूयॉर्क से भी आगे है और लंदन से भी आगे दिल्ली में है। सीसीटीवी कैमरा का भी फाइल एलजी साहब रोक के बैठ गए, कह रहे कि नहीं ये सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 1 साल तक फाइल रोक के रखी। मुख्यमंत्री जी खुद अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ एलजी साहब के यहाँ, आपको याद होगा 6 दिन अगर धरने पे बैठे थे, तब जाके सीसीटीवी की फाइल क्रॉस हुई। एक हमारा बहुत ही क्रांतिकारी विजन था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। घर गरीब लोगों का सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई राशन में एक तो चोरी होती है, ठगा जाता है उनको, और बड़ी बड़ी लाइनें पे खड़ा, क्यों? ये जो इंडिग्निटी होती है, हमें क्यों लगता है कि भाई गरीब है तो लाइन में खड़ा रहना चाहिए तभी आपको आपकी चीजें मिलेगी। गरीब को नाइसली पैकेज्ड, जैसे अब बिग बास्केट और ब्लिंकेट वगैरह करते हैं, घर पे आपको बैठे बैठे मिलता है आपका सामान, गरीब को अपने घर पे अपना राशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी, एलजी साहब ने फिर रोक दिया। इस चीज को हम अब तक ठीक नहीं कर पाए, हालांकि हमने पंजाब में लागू कर दिया। तो जब हम लड़ते हैं, लोगों के संघर्ष के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है। हमने मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर था दिल्ली में 2015 में, आज 400 किलोमीटर हो गया है। दिल्ली और केंद्र सरकार ने साथ में मिलकर काम किया। आरआरटीएस का भी इनॉग्रेशन हुआ है, दिल्ली से मीरठ की लाइन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने साथ में मिलकर काम किया है। कल भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया ना, कल ही इनॉग्रेट किया। तरफ से गई थी मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री भी थी हमारी, राइट। तो ये तमाम चीजों में हम जहां जहां केंद्र हमारा साथ देता है, हमारी चीजें नहीं रोकता है, हम खुशी खुशी उनके साथ काम करते हैं। कोविड के टाइम पे काम किया, हर चीज पे हमारा काम चलता है। लेकिन जब आप गंदी राजनीति पे उतर के दिल्ली के लोगों का काम रोकोगे, मुझे लगता है कि वी विल बी फेलिंग आवर पीपल अगर हम उनके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। आते हैं आपकी किताब पे लौट करके। आपने दिल्ली मॉडल की बातचीत की, और अभी जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो हमारे साथ जो कैब ड्राइवर थे उनसे जब मैंने चर्चा की कि हम किस बारे में कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ही मॉडल चल रहा है कि सबको फ्री में सब कुछ दे दो, है ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, तमाम चीज़ें फ्री, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री, ये फ्री दे करके, और अरविंद केजरीवाल जी वोट लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी किताब के बारे में कहीं पढ़ रहा था तो आपने उसमें बताया कि जो दिल्ली का सालाना बजट है उसका मात्र शायद 7%। बिल्कुल। तो इसको समझाइए थोड़ा ना। मान लीजिए कि आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत जरूरी चीज है, हाँ। और जनता में ये परसेप्शन बन रहा है कि आप लोग सब कुछ फ्री दे रहे हैं, दिल्ली सरकार का भट्टा बैठने वाला है, कुछ दिन में ये श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। तो थोड़ा इसको समझाएं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बुक का लिखना जाना बेहद जरूरी इसलिए भी था क्योंकि इतनी सारी गलत धारणाएं फैलाई जो गई हैं प्रोपेगेंडा के माध्यम से, और इसमें से एक ये है कि भाई जनता को मुफ्त की सेवाएं देना गुनाह है। ये फैलाया जा रहा है खास करके एक तबके में और एक पार्टी के द्वारा। आप ये समझिए कि पहले सरकार का जो पैसा है वो किसका पैसा है? किसने दिया? जनता नहीं दिया, जनता के टैक्स से पैसा है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी इस पैसे को खर्च कहीं ना कहीं तो सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडल है कि इन पैसों से आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ लोन माफ कर दो। ये पिछले 10 साल में हुआ है, भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। 15 लाख करोड़ के लोन माफ हुए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स कट 2019 में मोदी जी ने घोषित किया। हर साल 1 लाख करोड़ का मुनाफा भारत की कंपनियों को हो रहा है। किसके पैसे से हो रहा है? जनता के पैसे से हो रहा है। अच्छा, क्या जनता को अच्छी सुविधाएं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये एक मॉडल है। वो कहते हैं कि जनता को रोजगार मिलता है। माफ करिएगा, बीच में मैंने आपको रोका। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर रोजगार की आप बात कर लीजिए
भारत की अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, कभी भी अगर सरकारी नौकरियां खुलती हैं तो कितनी बड़ी लाइन लगती है, पीएचडी के लोग अप्लाई करते हैं। तो भारत में बेरोजगारी कम हो गई मेरे ख्याल से, अगर कोई भी कहेगा तो लोग हंसेंगे, तो वो सच्चाई है नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल है जहां पे हम कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से सरकार का पैसा बचाया। पहले तो दो तीन चीजें इसके पीछे मेरे ख्याल से समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के रूल के अंदर पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ा है। पहले कभी इतना नहीं बढ़ा था। हमारा बजट हर साल 5,000 करोड़ से बढ़ा है। उससे पहले 1,000 करोड़ प्रति साल की इंक्रीमेंट हुआ करती थी। तो 30,000 करोड़ था हमारा बजट 2015 में, ये साल 75,000 करोड़ का है। कैसे बढ़ा? ईमानदार सरकार थी। हमने टैक्स का पैसा, वी मेड श्योर कि वो सरकार के खजाने में आए, बीच में ये करप्शन के माध्यम से चला ना जाए। दूसरा, हमने फिजूल खर्ची पे पाबंदी लगाई। कई हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ में, 200 करोड़ में बन गया, 250 करोड़ में बन गया, और ये लगातार देयर आर डजन्स ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। तो हमने पैसे बचाए। मोहल्ला क्लिनिक जैसा इनोवेशन इज अनदर एग्जांपल। पहले 5 करोड़ की ये लोग डिस्पेंसरी बनाया करते, मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख का इनोवेशन है। 20 लाख में वही काम करता है, आपको प्राइमरी हेल्थ केयर, दवाई खाना की सारी सुविधाएं देता है। तो हमने पैसा बचाया। दूसरा, हमने सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा कि ये तमाम सुविधाएं हम इसलिए दे पाए क्योंकि हमने हमारा बजट बढ़ाया, पैसे बचाए, और जब हमने सारे तमाम मेन मुद्दों पे खर्चा कर दिया, 40%, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री की सेवाएं दे दो और बाकी सारा ठप कर दो। हम कह रहे हैं सबसे पहले सरकार का दायित्व होता है जो मूलभूत सुविधाओं पे खर्च करना। हमने हेल्थ और एजुकेशन पे 40% खर्च किया, वहां पे कोई कोताही नहीं बढ़ती। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा खर्च किया, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। 65 साल में दिल्ली की सरकारों ने 62 फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट किए, है ना, 2015 तक। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने 38 फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। मैंने बोला सीसीटीवी कैमरास कितने लगाए। दिल्ली में 2015 तक करीबन 60-70 हजार स्ट्रीट लाइट्स थी। हमने 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स पिछले 10 साल में लगा दी। हमने 10,000 पानी की पाइपलाइनें बिछाई जो अनऑथोराइज कॉलोनीज में आज दिल्ली की लगी है। 4,500 सीवर की पाइपलाइंस लगाई। तो ये सारा खर्चा किया क्योंकि हम ईमानदार सरकार है। हम 10%, देखिए करप्शन में तो आए, मतलब 15-20% तो लोग खा ही जाते हैं। हमने एक एक पाई बचाई और उसमें से 7% बचा के दिल्ली के लोगों को और खास करके गरीब तबके को 200 यूनिट बिजली कर दी। अच्छा, इनके नेताओं को 5-5 हजार यूनिट बिजली मिलती है, सारे मंत्रियों को, केंद्र के और राज्य को। भाजपा इस पे नहीं बोलेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को अगर 200 यूनिट दे दी तो बहुत बुरा लगता है। महिलाओं को हमने बस यात्रा मुफ्त कर दी। आप ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के लिए पीछे सबसे बड़ा इनका बैरियर होता है कि वो दूर जा ही नहीं सकती पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, क्योंकि उनको पैसा मांगना पड़ता है घर में किसी व्यक्ति के पास। तो ये तमाम चीजें, यही है दिल्ली मॉडल की खूबी कि हमने आम आदमी को मजबूत किया है। और इससे, अच्छा आखिरी चीज, ये सारी चीजें करने के बाद हमारा बजट सरप्लस में रहा है। ये भी जनता को जानना चाहिए। कहते हैं ना कि भाई आप सरप्लस कहने का मतलब है कि ज्यादा मुनाफे में है, मुनाफे में पहली बार आपने, मतलब आप ये तो मेरे ख्याल से देश का कीर्तिमान होगा कि 10 साल, अब भाई 10 साल हमारा चल रहा है, लेकिन पिछले 9 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें, हम देश की एकमात्र सरकार हैं जो मुनाफे का बजट देते हैं। मतलब जितना हमारा बजट है उसका कम ही खर्च होता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। मैं केंद्र सरकार की बात कर लूँ, केंद्र सरकार का इस साल का बजट है 75 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। पता है इसमें से लोन सरकार ने कितना लिया है? 15 लाख करोड़ का लोन लिया है। 1/3 बजट तो आप उधारी पे चला रहे हो देश का, और आप कह रहे हो कि भाई रेवड़ी से बर्बाद हो जाएगा। मतलब एक ऐसा ईमानदार नेता है, ऐसी ईमानदार सरकार जो तमाम चीजों पे खर्च कर रही है, बजट को भी बढ़ा रही है, इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, और फिर मुनाफे का बजट भी दे रही है। इसलिए मैं चाहता था कि दिल्ली मॉडल का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी था, ताकि लोग उसे समझें और उसकी सच्चाई को परखें। एक बात बताइए, जब इतने दावे हो रहे हैं तो फिर ये क्यों खबरें आती हैं कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा में एलजी को बार बार पत्र लिखना पड़ रहा है, आपकी सरकार को, बीजेपी के विधायकों को एलजी साहब से जाके मिलना पड़ रहा है, हर दिन में एक नोटिस आप लोगों को मिलता है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही है? नहीं, वो जरूर होगी, इसके पीछे जो अभी तक क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, मुझे फ्रैंकली मैं बताऊं तो सीएजी की जो भी प्रोसेस होती है, कई बार क्या होता है कि सीएजी अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है, फिर सरकार इसके ऊपर कुछ कमेंट देती है, तो वो प्रक्रिया एक होती है। मतलब ये बताइए कि जब हम काम की बात करते हैं, ये
जो सच्चाई है दिल्ली में कितना काम शिक्षा में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है, 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली, ये तो तमाम पब्लिक डोमेन में है। भाजपा का जो पूरा, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो केवल और केवल आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है जो काम की राजनीति पे बात करती है। हम कहते हैं कि हम अपने काम गिनाते हैं, हम लोगों से यह भी कहते हैं कि हमने अगर काम किया है तभी आप हमें वोट दीजिए, वरना मत वोट दीजिए। भाजपा जब लोगों के पास वोट मांगने जाती है तो यही कहती है कि एक तो गाली गलौज करती है, दूसरा देखो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो कभी अपने काम का रिकॉर्ड नहीं देती है। वो कभी ये नहीं कहती कि भाई हमने गुजरात में सरकारी स्कूल में कितना बदलाव किया, स्वास्थ्य की सुविधाओं में क्या बदलाव दिया, बिजली के रेट कम किए, पानी के रेट, ये चीज पे कभी बात नहीं करी। चलो गुजरात की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में मैं एक चीज कहना चाहता हूं केवल, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दिल्ली हाफ स्टेट है, मतलब आधी पावर केंद्र के पास है, केंद्र शासित प्रदेश के नाते जो हाँ नहीं, लेकिन मेन चीज है लॉ एंड ऑर्डर। आप तो जानते हैं कानून व्यवस्था दिल्ली में सबसे आई वुड से इट इज द वर्स्ट एक हिसाब से मानी जाती है। दिल्ली क्राइम कैपिटल है, ये तो आंकड़ों में दर्ज देते हैं ये सारी चीजें। निर्भया रेप कांड के बाद 2012 के बाद दिल्ली में रेप इंसिडेंट्स डबल हुए हैं, यह आधिकारिक सरकार का डेटा है। चाइल्ड किडनैपिंग देख लीजिए, क्राइम्स अगेंस्ट सीनियर सिटीजन देख लीजिए, दिल्ली अव्वल नंबर पर आ रहा है। उस पर चर्चा ही नहीं है। भाजपा से जब आप पूछो तो बोलते नहीं नहीं नहीं, इन्होंने यहां पे चोरी की, इन्होंने वहां चोरी की। हम अपने काम की बात नहीं करेंगे। फर्क यह है, देश की राजनीति में पहली बार ऐसी एक पार्टी है जो कह रही कि नहीं चलो काम पे चर्चा करो। हम ये भी कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ दिल्ली में ठीक हो गया, लेकिन हाँ जो 2015 में स्थिति थी और आज में जमीन आसमान में अंतर है। कुछ चीजें रह गई हैं, वो हम आगे जाके जरूर करेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जैसे आम आदमी पार्टी ये दावे कर रही है किताब लिख करके, या आप लोग दावे कर रहे हैं कि हमने ये सारे अच्छे काम किए हैं, चलिए एक मिनट के लिए उसको मान लेते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने गलत आंकड़े आप पेश करते हैं, आप आंख में धूल झोंकते हैं, ये उनका आरोप है। बतौर पत्रकार मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सीएजी जब एक संस्था है, जब उसका काम है सरकारों के कामकाज को ऑडिट करना, रिपोर्ट पेश करना, तो वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया दिल्ली में, और उसके लिए बार बार क्यों ये लेटरबाजी करनी पड़ती है? मेरे ख्याल से देखिए, बार बार एलजी साहब, अगर मतलब जो हमने देखा है अब लगातार कि एलजी साहब एक हिसाब से भाजपा की वकालत ही हमेशा करते आए हैं। इस मैटर पे, सीएजी वाला मैटर पे मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी है ना। सीएजी की रिपोर्ट किस स्टेज पे है, सरकार ने उस पर कमेंट दे दिया है, सीएजी उस चीज पे बात करे। एक्चुअल प्रोसेस कहां पे, देखिए सीएजी ने रिपोर्ट अगर लिखी है तो ये मेरे और आपकी बात नहीं है, ये तो टेबल में सदन में आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई राजनीति ना ही है जो मेरे ध्यान में है, ना ही होनी चाहिए। पता है नहीं, मुझे पता है, रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 14 रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक पेंडिंग है। नहीं पेंडिंग नहीं है मेरे ख्याल से, विधानसभा में पेश नहीं की गई है। नहीं तो वही मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं प्रोसेस में है ना। अब ये कहां पे है, क्यों अटकी है, क्या कोई कमेंट के लिए अटकी है, उतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट जरूर आनी चाहिए सदन में, और मुझे यकीन है अब तक इससे पहले भी तो कई रिपोर्ट्स आई है सदन में। इसके ऊपर मेरे ख्याल से राजनीति हो रही है, मतलब जितना भाजपा कर रही है और जितने भाजपा के विधायक ये अपना काम नहीं गिना रहे हैं, केवल एक मुद्दे को कभी ये हुआ कभी वो हुआ, कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली के लोगों के लिए हमें जो आधा पावर मिला है उससे हमने क्या किया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का आपने जिक्र किया, और जाहिर तौर पे मैं खुद 2 बार मोहल्ला क्लिनिक में जा चुका हूं अलग अलग मौकों पे, और वहां की जो व्यवस्था जनता को मिलती है उससे मैं भी संतुष्ट हूं बतौर पत्रकार। इसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों मेरे पास एक फोन आया कि मोहल्ला क्लिनिक में जो काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने पूछा कि भाई आपकी मांग क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमें प्रत्येक पेशेंट के हिसाब से पेमेंट मिलता है, एक तय राशि मिलती है, 40 रुपए या 30 रुपए ऐसा कुछ मिलता है, और वो कह रहे थे कि वो बहुत कम है। अगर डॉक्टर किसी दिन नहीं आए तो वो उनके बड़े टर्म एंड कंडीशन है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, क्या उनकी स्थिति आप मानते हैं कि बेहतर है, वो अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पे मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा पे मिल रहा है। मैं आपको बता दूं लॉजिक क्या है पूरे। तो इसमें मैंने एक डिटेल चैप्टर केवल मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलता है और वो क्यों काम करता है। देखिए सरकारी क्लिनिक, जब आप, मैं 2015 की बात करूं जब मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे और सरकार की डिस्पेंसरी थी, और उसमें केवल सरकारी नर्स और सरकारी डॉक्टर बैठा करते थे। अब हुआ क्या करता था,
अच्छा सरकारी स्टाफ है तो आपको इतनी प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, कभी आप मतलब आधे टाइम तो जब आप जाओ तो या तो डॉक्टर या तो नर्स नहीं मिलेगा। तनख्वाह मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सरकारी स्टाफ है तो बिल्कुल मिलेगी। आधे से ज्यादा इक्विपमेंट, टेस्ट या मेडिसिन नहीं रहते थे। तो ये हाल 2015 में था। मोहल्ला क्लिनिक जब हम लाए तो हमने शुरुआत से ये तय किया कि इसके अंदर कोई सरकारी स्टाफ नहीं बैठेगा। सरकार का है, इनिशिएटिव सरकार का है, पैसा सरकार का जा रहा है, लेकिन हमने पहले प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर को एम्पैनल किया और इनका एक रेट तय हुआ। एक कमिटी थी, एक्सपर्ट्स की और डॉक्टर्स की कमिटी ने तय किया। मेरे ख्याल से 60 रुपए प्रति पेशेंट डॉक्टर का हुआ। हाँ। इसका ये मतलब, आप इसका ये पावरफुल कितना है आप ये समझिए। पहले तो हर मोहल्ला क्लिनिक में औसतन 100 लोग आते हैं प्रतिदिन, 6 घंटे का शिफ्ट होता है। मतलब 100 लोग आए, 60 रुपए, 6,000 रुपए की कमाई एक दिन में मिल गई। अगर आप 30 दिन काम करते हो तो 1.5 लाख, 30 दिन नहीं 25 दिन भी अगर हो गया तो 1.5 लाख के करीब आप, तो ठीक ठाक ही है डॉक्टर। अच्छा ये तो केवल 6 घंटे हैं, ये सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी चलाते हैं। तो सेम हमने सिस्टम नर्सेस और लैब टेक्नीशियन का रखा। अब इसका रखने का ये पॉइंट है, दो चीजें, कि अगर आप नहीं आते हो किसी दिन तो एक तो असुविधा तो हुई ना जनता को, तो आपको भी तो असुविधा होनी चाहिए अगर आप नहीं आए। तो लॉजिक ये था। दूसरा, आप एक कस्टमर के साथ, मतलब पेशेंट को कस्टमर की तरह, ये नहीं, सरकारी सिस्टम में कई बार ये हो जाता है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड करते हो क्योंकि आपकी नौकरी तो चलो परमानेंट है। इन चीजों में जहां पे पेशेंट एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, तो आपने रूडली बात कर ली, आपने बोला भगा दिया या फिर बंद कर दिया, व्हाटएवर इट इज, आपने ताला लगा दिया, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता। यहां पे अगर आप ये करोगे तो पेशेंट आएगा नहीं, तो आप ओवर टाइम कम कमाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण हमने पर पेशेंट के बेसिस पे इसकी पूरी सिस्टम बनाई है। आज सारे सर्विस, कई सर्विस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किए, वो बताते हैं कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन मोहल्ला क्लिनिक्स में 90% के ऊपर है। सरकारी सिस्टम में 90% से ऊपर पेशेंट सेटिस्फैक्शन होना बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे यही कारण है। लेकिन अगर लेट से, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार किसी भी समुदाय या ग्रुप की सुने ना। अगर उनकी कुछ जायज मांगे हैं, समटाइम्स ये होता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है तो इसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसके बारे में भी मैं अभी सुन रहा हूं कि एक कुछ संगठन, ऐसा ग्रुप ने ऐसा किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे हेल्थ मिनिस्टर एक बार उनसे बैठे और बात करें कि सिस्टम में क्या कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। हेल्थ से जुड़ा हुआ एक और बड़ा विवाद दिल्ली में रहता है, हम लोग गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। और अभी जब संसद का सत्र था तो मैंने बीजेपी के कुछ सांसदों को संसद भवन में इस पर सवाल पूछते हुए, 0 आवर में मुद्दा उठाते हुए सुना था कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो दिल्ली में आप लोग लागू नहीं होने देना चाहते। आप लोग कहते हैं हमारी व्यवस्था अच्छी है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है तो फिर आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाए, फिर जनता के पास 2 योजनाएं हो, जिसको जो अपनाना है वो अपना ले, फिर रोक क्यों रहे आप लोग? देखिए पहले ये समझिए कि आयुष्मान योजना कैसी योजना है। आयुष्मान योजना साफ कहती है कि अगर आपके घर में 2 व्हीलर है, आपके घर में फ्रिज है, या आपकी पारिवारिक आय 20,000 से ऊपर है, दिल्ली में मिनिमम वेजेस ही 18 या 19,000 है, तो आप आयुष्मान योजना के हकदार नहीं रहेंगे। अब दिल्ली में आप किसी से भी पूछ लीजिए, 100 लोग में से मतलब लगभग 1 या 2 लोग ही क्वालिफाई करेंगे। और आयुष्मान योजना लागू करने का मतलब है आपके अपने पूरे सिस्टम को, इसमें कई सारे ये भी कंडीशंस है, जैसे आपका पूरा सिस्टम अब आयुष्मान योजना ही लागू करेगा, आपकी कोई स्कीम नहीं लागू करेगी, ये भी बड़े टफ कंडीशंस है। आप ये समझिए कि आयुष्मान योजना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, इट इज मोर देन, नथिंग मोर देन अ प्रोपेगेंडा फॉर प्लेसेस लाइक दिल्ली। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आयुष्मान योजना के तहत पता है कितना बजट है पूरे देश का? 140 करोड़ की आबादी है, और मैंने इसमें आंकड़े दिए आपने 6,800 करोड़ का बजट है पूरी आयुष्मान योजना देश के लिए। ये लोग कहते हैं कि पूरे देश को हम इलाज कर देंगे 6,800 करोड़ में। दिल्ली के हेल्थ केयर का बजट है 9,000 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की आबादी है हमारी, लेकिन हम 9,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आपका प्राइमरी हेल्थ केयर फ्री है, आपकी सारी दवाएं, आपकी सारी टेस्ट फ्री है। अगर आप बीमार हो जाओ, भले आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपके पास मर्सिडीज हो या आपके पास साइकिल हो, आप आइए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए। सरकारी हॉस्पिटल में भी हमारा और एक सिस्टम है कि अगर वेटिंग बहुत ज़्यादा हो, 30 दिन का ज़्यादा वेटिंग हो आपकी कोई सर्जरी के लिए, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से आप अपना हेल्थ केयर लीजिए और सरकार पूरा पेमेंट करेगी। तो ये फर्क है। आप आयुष्मान योजना के नाम पे
ये दिखाना चाहोगे कि नहीं दिल्ली सरकार का कोई मतलब मेरे ख्याल से ये केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। आप कार्ड तो बांट देते हो, क्या उससे लोगों को फ्री दवाई मिलती है? आयुष्मान योजना इज ओनली टर्शरी केयर। आपको भी पता है कि एक तो पहले मैंने मुश्किल से 1-2% लोग क्वालिफाई होंगे, उनको भी जब गंभीर बीमारी होगी तब जाके कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा, और उसमें भी 5 लाख का कैप है। हम तो कह रहे हैं यहाँ कोई कैप ही नहीं है। तो ये फर्क है। एक तो है कि आप आयुष्मान 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 केवल ब्रांडिंग करते रहो और उसका प्रचार करते रहो, और दूसरा सच्चाई है, हकीकत है, जहां पे केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल, दिल्ली का हेल्थ केयर मॉडल 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है हर साल, और दिल्ली के लोगों की देखभाल। मेरा सवाल वही था, जैसे जो आपने पूरा गिना दिया, मैं मान लूँ आपकी बात एक मिनट के लिए कि भाई जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है वो बहुत अच्छी नहीं है और दिल्ली सरकार की हेल्थ योजना बहुत अच्छी है, तो फिर वो योजना भी लागू हो जाए दिल्ली में और जनता ही फैसला कर ले कि भाई वो गलत है, रोकेंगे क्यों? नहीं, रोकेंगे क्यों चाहिए? रोकने की बात इसलिए है क्योंकि जब आप आयुष्मान योजना लागू करते हो तो आपके दिल्ली के हेल्थ मॉडल के कुछ चीजें आपको रोकनी पड़ेगी। पता है, ये आप विस्तार से समझाइए। नहीं, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। एक चीज, इसमें कई सारी ऐसी धाराएं, और मैं मतलब पूरा टेक्निकल ना करना चाहूं, लेकिन एक चीज ये लोग बताते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत आपको सरकारी हॉस्पिटल में भी आपको चार्जेस लगाने होंगे, क्योंकि 5 लाख का कैपिंग है। तो हर परिवार को, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, आयुष्मान कार्ड दिखाओ तो आपका चलो 2 लाख का बिल बने। वो कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जब जाओ तो आपको एक मिनिमम चार्जेस लागू करने होंगे, क्योंकि 5 लाख का हमें लिमिट रखना है। भाई क्यों लागू करें? हमने तो हमारा सिस्टम बनाया कि हम नहीं लागू करेंगे, हम सब चीजें फ्री करेंगे। तो ऐसी अनाप शनाप इन्होंने कंडीशंस रखी हैं। ये कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना लागू होने के बाद दिल्ली हेल्थ मॉडल, सरकारी अस्पताल है उसमें भी चार्ज लगाने पड़ेंगे। यस, ये वास्तविकता है। इन्होंने इतनी कंडीशंस बनाई, उनका एक एकदम रिजिड आइडिया है कि भाई ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, सबको पे करना पड़ेगा और 5 लाख पे कैप करेंगे। लेकिन केवल बहुत ही गरीब वर्ग के लिए ये योजना है। जैसे मैंने कहा, खास करके चलिए रूरल एरियाज में आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग के पास शायद 2 व्हीलर ना हो वगैरह। दिल्ली में तो सबके पास ये सारी सुविधाएं, मतलब ये तो बेसिक से बेसिक व्यक्ति के पास है। तो ना किसी का फायदा हो रहा है, जिसका फायदा हो रहा है वो फायदा आप रुकवा रहे हो और कह रहे हो कि हम आयुष्मान योजना कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको पता होगा आयुष्मान योजना में कितने घोटाले मिले हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कह रहे हैं कि हजारों लोग हैं ऐसे जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी भी वो आयुष्मान योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। गलत रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फेक सर्जरीज हो रही हैं, सबसे ज्यादा गुजरात से आ रही हैं। उतना ही नहीं, मैंने आपको कहा 6,800 करोड़ खर्चा हुआ है। कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा, आयुष्मान योजना कहती है कि 15 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल का। कई हॉस्पिटल्स हैं गुजरात से लेकर कश्मीर तक जिनकी 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं हुई। अब उन्होंने बंद कर दी आयुष्मान योजना। ये लोग सारे हाईकोर्ट गए। आप गूगल कर लीजिए, कोई भी आपके दर्शक गूगल कर ले कि हजारों की संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एग्जिटिंग आयुष्मान योजना। सरकार ने पैसा ही नहीं रखा। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए ब्रांडिंग एक चीज होती है, वास्तविकता अलग चीज होती है। आज हम दावे के साथ कहते हैं, जैसे आपका अनुभव रहा मोहल्ला क्लिनिक में, कोई भी व्यक्ति आए, और अच्छा हम ये भी नहीं कहते कि आपको दिल्ली के रहने, आज दिल्ली के बॉर्डर पे मैं आपको बताऊंगा, जीटीबी अस्पताल है शाहदरा में, यूपी के बॉर्डर से लगता है। आज के आज अगर आप वहां पे चले जाइए, 50% से ज्यादा पेशेंट्स यूपी के हैं वहां पे। अगर आयुष्मान भारत योजना इतनी शानदार योजना है तो यूपी के सारे जो सिटीजन्स है, रेसिडेंट्स है, वो दिल्ली में आके क्यों इलाज ले रहे हैं? योजना आपने लागू कर दी, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, सरकारी सिस्टम आपने नहीं बनाई। सारा खर्चा हॉस्पिटल बनाने का, क्लिनिक बनाने का केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मॉडल है। और आप कहते नहीं आयुष्मान योजना भारत हमारी बेटर है। चलिए, आपने ये किताब लिखी, जाहिर तौर पे देश में 2 मॉडल की चर्चा अब हो रही है। एक 2014 में हुई गुजरात मॉडल की, आपने भी तुलना किया है दोनों के बीच में। क्या क्या मिला आपको? जाहिर तौर पे आपको गुजरात मॉडल में खामियां दिखी होंगी। नहीं, मुझे कुछ अच्छा भी दिखा गुजरात मॉडल में आपको? कुछ चीजें अच्छी मिली है गुजरात मॉडल में। जैसे देखिए, गुजरात मॉडल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें अच्छी बनाई है, पावर सिस्टम अपना मेरे ख्याल से ठीक किया है। दिल्ली का जो पावर सिस्टम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे जो लॉसेस हैं केवल 6 से 7% है, गुजरात भी 6 से 7% है। एयरपोर्ट्स बनाए हैं, तो ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ठीक बनाया है। गुजरात मॉडल लेकिन क्यों फेल है मेरी नज़रों में, और कई सारे इकोनॉमिस्ट इससे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो तुलना है गुजरात और दिल्ली मॉडल की, ये पहली बार हो रही है इस किताब के द्वारा। गुजरात मॉडल में केवल और केवल एक चीज पे ध्यान दिया गया है कि बड़े बड़े
पूंजीपतियों को और कैसे अमीर बनाया जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आया जाए। आप सुना होगा टाटा नैनो का प्रोजेक्ट आया, ये प्रोजेक्ट आया, वो, ये सारी सुर्खियों में यही चीजें रहती है गुजरात मॉडल के। कभी भी ये सुर्खियों पे नहीं रहता है कि गुजरात के बच्चे कितने पढ़ लिख गए, गुजरात ने स्वास्थ्य इंडिकेटर्स में कितना अच्छा कर दिया। और इसलिए होता है क्योंकि गुजरात मॉडल में पूरी सरकार का जो फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मुफ्त की लैंड दे दो, 1 रुपए में प्रति एकड़, इन्होंने हजारों एकड़ ऐसे लैंड दिए पूंजीपतियों को, बड़े बड़े लोन माफ कर दो, सेल्स टैक्स माफ कर दो। और इसके कारण होता यह है कि आपके पास पैसा ही नहीं बचता है कि आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधाएं, इन चीजों पे खर्च कर सको। इसके बदौलत हुआ क्या है, 2023-24 में गुजरात के सरकारी करीबन 30,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं। 10,000, 1/3 स्कूल केवल टिन शेड में, टिन के पट्टे में ये लोग चलाते हैं। बाकी एक और इंडिकेटर में बात कर लूं कि गुजरात में आधे से ज्यादा बच्चे 10वीं के आगे पढ़ते ही नहीं है। आप ये मान के चलिए, गुजरात मॉडल जिसकी तुलना होती है कि भाई बहुत शानदार हो गया, आधे बच्चे 11वीं तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दिल्ली में ये आंकड़ा 95% है, 95% स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर। अब हेल्थ की बात कर लें, कुपोषण में गुजरात नंबर 2 है पूरे देश में, 40% बच्चे गुजरात के कुपोषित हैं। ये सच्चाई है गुजरात मॉडल की। क्यों? क्योंकि आपने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी चीज, लगता है कि नहीं चलो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी है गुजरात की, मैं और एक चीज मानता हूं, है ना, करीबन 8-9% जीडीपी ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं। लेकिन आम आदमी की अगर आय की बात करें तो गुजरात में एक आम आदमी की आय, मैंने इसमें आंकड़े डाले आरबीआई के, 270 रुपए प्रतिदिन। देश की एवरेज इनकम कितनी है? 350 रुपए। केरल की है 700 रुपए, 700 केरला की, और दिल्ली की भी 650-700 के बीच में है। तो सबसे कम 20 राज्यों की जब तुलना आरबीआई ने करी तो पता चला कि गुजरात में प्रति व्यक्ति आय 19वें स्थान पे आती है 20 राज्यों में से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हमने शुरुआत में बात करी, उसकी अगर तुलना करें तो सब रैंकिंग स्टेट्स की करें, गुजरात का रैंक 21वां आता है 28 राज्यों में से, दिल्ली का आता है नंबर 1। तो ये डिफरेंस है। और मिनिमम वेजेस, दूसरी चीज बात कर ले तो आप एक हिसाब से ये देखें कि गुजरात मॉडल में, हाँ, गुजरात की इकोनॉमी तो आगे बढ़ी है, लेकिन फायदा केवल और केवल बड़े पूंजीपतियों का हुआ है, अमीर लोगों का हुआ है। एक आम आदमी को ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना उसकी प्रति व्यक्ति आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यही फर्क है दिल्ली मॉडल की। जब आप तुलना करें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहा है, गुजरात से कम रहा है, लेकिन देश के औसतन पे रहा है। सबसे कम आज देखेंगे महंगाई दिल्ली में है, क्योंकि हमने इतनी सारी सुविधाएं लोगों को फ्री में भी कर दी हैं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, लेकिन जब हेल्थ और एजुकेशन देखें तो हम अव्वल नंबर पे हैं। मिनिमम वेज की बात करें आप तो देश भर में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज आज दिल्ली में मिलते हैं, 18,000 रुपए। गुजरात में केवल 9,000 रुपए हैं। सेम काम अगर आप दिल्ली में कर, अच्छा गुजरात नहीं, मैं यूपी की भी बात करूं, हरियाणा की भी बात करूं, ये एक हिसाब से गुजरात मॉडल भाजपा की थिंकिंग है। लेकिन वहाँ और यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी तो बहुत अंतर होगा, दिल्ली में रहने में और गुजरात के किसी गांव या किसी शहर में भी रहने में, दोनों के थोड़ा रहने नहीं, में अर्बन खर्च तो ज्यादा ही होगा। नहीं, गांव की अलग बात होगी, बट अर्बन टू अर्बन मैं बात करूं तो मोर और लेस सिमिलर होता है ना, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। थोड़ा अंतर तो हो गया ही रियल एस्टेट का वगैरह वगैरह, बट इन्फ्लेशन तो सबको सहना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन में दिल्ली आज केवल 2.2% है, गुजरात 5% पे है। तो अंतर है, भारी अंतर है। और यही मैं समझाना चाह रहा हूं लोगों को कि अगर आपको, देखिए, कोई भी डेवलपमेंट मॉडल ये नहीं कह सकता कि नहीं रोड बन गए, सड़क बन गए, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। दिल्ली मॉडल में एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर आज हमने मान के चलिए 10 साल हमने इतना खर्चा किया है हेल्थ और एजुकेशन में, तो यही तो जनरेशन आगे जाके देश की इकोनॉमी को बनाएगा। यही तो मतलब इकोनॉमी, आप डेवलप्ड कंट्री कैसे बनोगे? जब आपके लोग आगे बढ़ेंगे, नए आइडियाज करेंगे, नए एंटरप्राइजेस सेटअप करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाओगे, बस टॉप लेवल को पढ़ाते रहोगे, उनको ही सारी चीजें दे दोगे, तो ये फर्क है। इस सेक्शन का आखिरी के 2 सवाल, दिल्ली मॉडल जो है विकास का, जिस पे आपने किताब लिखी है, उसकी 5 ऐसी चीजें जो जैस्मिन शाह को लगती हैं कि ये जल्दी से जल्दी बदल दी जानी चाहिए। दिल्ली मॉडल में बदल जानी चाहिए। दिल्ली मॉडल में कोई खामी दिखी आपको अभी जो मॉडल जिस पे आप किताब लिख रहे हैं उस पे? नहीं, जो दिल्ली मॉडल है, देखिए दिल्ली सब मॉडल अच्छा है अभी जो मॉडल चल रहा है उसमें। मैं देखिए 2 चीजें हैं। एक तो है दिल्ली मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है, हम
किस सोच से हम एक बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच इंटैक्ट है। ठीक है ना, वो है जैसे मैंने कहा कि मानव पूंजी को, ह्यूमन कैपिटल को केंद्र में रख के एक पूरा विकास मॉडल बनाना। ठीक है। उसी सोच से हम हमेशा काम करते रहे। चलिए, उस सोच पे क्या हम 100% काम कर पाए? आज तक सब कुछ ठीक कर दिया दिल्ली में? मैं किताब के शुरुआत में ही कहता हूं कि हर सेक्टर तो छोड़ दीजिए, एक भी सेक्टर में मैं ये नहीं दावा कर रहा कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये एक लगातार प्रयास रहा है। 2015 में जहां सिचुएशन थी उसकी तुलना में आज जमीन आसमान का अंतर आ गया है। हर सेक्टर में, लगभग मैंने हर सेक्टर में ये भी हमारी कमियां भी गिनाई हैं कि एजुकेशन में हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बहुत काम करने की ज़रूर है। एजुकेशन में 9th स्टैंडर्ड पे पिछले 10 सालों में भारत में एक नो डिटेंशन पॉलिसी हुआ करती थी, जिसके कारण कई सारे बच्चे आके 8वीं तक वो आप उनको फीडबैक ही नहीं दे पाते थे, वो फेल भी नहीं होते थे, तो कई बार सिस्टम ही रिलैक्स हो जाती थी, आप उनको पढ़ा नहीं पाते थे। तो वो एक बड़ा इशू है। हायर एजुकेशन में हमें और सीटें बढ़ाने की ज़रूर है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खड़ी करने की ज़रूर है। तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें हैं। हेल्थ में मैंने बात किया कि अभी भी हमारे 16,000 बेड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। टर्शरी हेल्थ केयर में हमें बहुत काम करना है। प्रदूषण पे हमने बात करी है कि ऐसी कई सारी चीज़ें दिल्ली ने करी है जो देश में किसी भी सरकार ने नहीं करी। उसी की बदौलत औसतन प्रदूषण जो दिल्ली का है साल भर का, वो 45% कम हुआ है पिछले 10 सालों में। ये सीपीसी भी, केंद्र सरकार अभी भी प्रदूषण की हालत दिल्ली में बहुत अच्छी नहीं है, तो ये आगे आप लोग कह रहे हैं कि इसमें अभी और नहीं, पहले ये देखिए, नवंबर और दिसंबर सबसे ज्यादा प्रदूषित 2 महीने होते हैं दिल्ली में। लेकिन अगर आप साल भर का देखें, और ये आंकड़े में है कि कुल 45% पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली का। क्या ये फिर भी बेहतर हो गया? बिल्कुल नहीं। हमें प्रदूषण की लड़ाई में हमें 90% तक जाना है, तो लगभग आधा काम हुआ है। लेकिन प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, केवल मैं 30 सेकंड में ही कहना चाहूंगा। नहीं, कहिए ना। प्रदूषण यह टीवी की तरह 30 सेकंड में कहने की जरूरत नहीं है, आप कहिए। नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रदूषण को नॉर्मली डिस्कशंस में इसलिए हल्के पे लिया जाता है क्योंकि इसके पीछे की जो साइंस है उस पर बात नहीं होती, उस पर चर्चा नहीं होती। प्रदूषण कोई सीमा के भीतर नहीं रहता है, वो बाउंड्रीज को नहीं पहचानता है। तो दुनिया भर में जब जब बड़ी सिटीज़ में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है, तो उन्होंने एक अप्रोच लिया है, रीजनल अप्रोच। आप एक रीजनल एयर शेड इसे कहते हैं कि करीबन 5,000-10,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप एक प्लान बनाओ। तो दिल्ली में भी, ये केवल दिल्ली का प्रदूषण नहीं है, दिल्ली एनसीआर 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ना, जिसमें 4 राज्य आते हैं। हरियाणा पूरा आता है, वेस्टर्न यूपी आता है, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट आता है और दिल्ली आता है। तो इन 4 राज्यों को, और आप देख लेंगे पिछले 10 सालों से सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन 4 राज्यों को मिलकर एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए और ये सब पे लागू होना चाहिए। अब दिल्ली का केवल प्रदूषण पता है कि दिल्ली का जो एरिया है वो है 1500 स्क्वायर किलोमीटर, मात्र 3%। लेकिन जब प्रदूषण की बात होती है तो लगता है भाई दिल्ली में ही प्रदूषण है। अरे भाई, दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण है। ये पूरा उत्तरी भारत, आप ये समझिए कि ये रियलिटी है देश की। 2024 के मैं आंकड़े बता रहा हूं कि दुनिया की 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत में 42 सिटीज है। इतना बड़ा प्रदूषण का प्रॉब्लम है देश में। तो दिल्ली में हमने तमाम ऐसी चीजें की हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि ये आप पूरे क्षेत्र में कीजिए, तब इसको आपको इफेक्ट लगेगा। जैसे हमने सारे हमारे थर्मल प्लांट बंद कर दिए, कोयले वाले। दिल्ली के बाहर जाइए, 11 से 12 प्लांट्स अभी भी चल रहे हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ईंट के भट्टे थे, हमने बंद करे, लेकिन दिल्ली के तुरंत बाहर जाइए, यूपी में आपको 3,000 ईंट के भट्टे मिलेंगे। हमने सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली की, कोयला पे पहले चल रही थी, हमने इसको पाइप नेचुरल गैस में शिफ्ट कर दी। इट्स अ क्लीन गैस, तो प्रदूषण बहुत कम होता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बाहर जाइए, कोयले से ही सारी चीजें चल रही है। हमने 24 घंटे बिजली मुहैया करा दी। दिल्ली के बाहर आप जाइए, नोएडा, गुड़गांव जैसी बड़ी बड़ी पॉश सोसाइटीज में जाएंगे, डीजल जनरेटर सेट से चलती है। क्यों? वहां की सरकारें 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। हमने मेट्रो, आप देखिए कहां से कहां पहुंचा दी। हमने 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में दौड़ा दी, जो आज दुनिया में नंबर 3 पे, देश में तो सर्वाधिक है ही। दिल्ली के तुरंत बाहर आप जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं चल रही। ये चौंकाने वाली बात है। दिल्ली 2000 इलेक्ट्रिक बस ले आया पिछले 4 सालों में, और गुड़गांव, नोएडा, तमाम शहरों को अगर आप जोड़ भी दीजिए, एक बस भी ये लोग नहीं ले पाए। तो बात होती है कि भाई हमें प्रदूषण कम करना है।
ये बात हो रही थी प्रदूषण पे, लेकिन सवाल यहाँ डीटीसी से आ गया मेरे जहन में। मैं अभी जब आप लोग बात करते हैं कि हमने इतनी बसें चला दी, जी हम महिलाओं को फ्री में टिकट दे रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पे मुझे लगता है एक ठीक ठाक योजना है महिलाओं के हक में, लेकिन बात आती है कि डीटीसी की हालत खराब है, खस्ता हाल है, बसों के रख रखाव के लिए पैसे नहीं है, दिवालियापन घोषित होने वाला है। ना क्या ना मामला है ना डीटीसी ना का? ना गलत क्या है। खस्ता हाल है? क्या नुकसान में जा रही है संस्था? पहले खस्ता हाल और नुकसान इसको सेपरेट कर लेते हैं। पहले खस्ता हाल के ऊपर मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैंने 2 साल एज एन एडवाइजर टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी काम किया। डीटीसी की लगभग जो बसें हैं वो अपने अंतिम चरण में है ना। उनकी उम्र 15 साल की होती है, उसके बाद बस को रिटायर किया जाता है, उसको स्क्रैपिंग में भेजा जाता है। कई बसें हैं जो 12-13 साल हो गई हैं, तो ये अपने अंतिम चरण में है। डीटीसी अभी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में है। आप ये मानिए कि हमने ये तय किया कि ये सीएनजी की बसें आई थी। सीएनजी से भी प्रदूषण होता है, कम होता है डीजल के बदल, लेकिन ये नहीं कि नहीं होता है। हमने ये तय किया कि इन सारी बसेस को, दिल्ली एकमात्र शहर है दुनिया देश का जो कह रहा है कि अब से, हमने 2020 में ये जाहिर किया था कि कोई भी बस जो दिल्ली में आएगी केवल इलेक्ट्रिक बस आएगी। लेकिन तब इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चर करने वाले लोग भी बहुत कम थे। तो धीरे धीरे दिल्ली आज सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली खरीदता है पूरे देश भर में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करने में टाइम लगा। अब हमारे सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए। आज की तारीख में दिल्ली में 7,700 बसेस हैं, जो देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। कोई भी शहर में ना, बंबई के पास, बैंगलोर, चेन्नई, किसी के पास इतनी बसें नहीं है जो दिल्ली दौड़ा रहा है। लेकिन अगले साल 10,000, अगले साल के एंड तक 10,400 बसेस होंगी टोटल दिल्ली में, जिसमें 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। तो केवल 2-2,500 नहीं आएंगी, इसमें से 7,700 में से कई सारी 5,000 के करीब रिटायर हो जाएंगी, स्क्रैपिंग के लिए जाएगी। और एक साथ आप देखेंगे 6,000, 5-6,000 इलेक्ट्रिक बसें 2025 के एंड तक आ जाएगी। तो वो एक ट्रांजिशन फेज है। दूसरा, क्या डीटीसी लॉस मेकिंग है? बिल्कुल लॉस मेकिंग है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुनाफा नहीं होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी सब्सिडाइज्ड। ये हमारी विचारधारा है। हम अगर सरकार के बजट को, डीटीसी का बजट मुनाफे में नहीं है, उसे पब्लिक को क्या लेना? सरकार मुनाफे में होनी चाहिए, है कि नहीं? तो अगर सरकार का बजट हम बढ़ा पा रहे हैं, हम समझते हैं कि अगर गरीब व्यक्ति को, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाकी लोग केवल महिलाओं के लिए फ्री है, बाकी के लिए सब्सिडाइज्ड है। अगर कोई गरीब आदमी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाके नौकरी देता है, तो वो अच्छी तनख्वाह कमाता है, पैसे खर्च करता है, तो इकोनॉमी में ही तो पैसा आता है ना, तभी तो सरकार का बजट बढ़ रहा है। तो ये हमारी विचारधारा है। भाजपा कहती कि नहीं, गरीब हो या अमीर, सबको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये फर्क है। हमें लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी। बेसिक रख रखाव के लिए चलो आप थोड़ी फेयर चार्जेस कर लो, बाकी सरकार के बजट से आए, और वो आ भी रहा है। सरकार लगातार इसको सब्सिडाइज करती है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आपकी किताब से आगे। चलिए, मुझे उम्मीद है अभी तक जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा होगा। मुझे तो आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, किताब से बाहर की दुनिया में चलते हैं। अभी जो राजनीतिक माहौल है दिल्ली में, सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के चर्चा है वो है शीश महल को लेकर के। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी जिक्र करके गए हैं। देखिए, यह सवाल ये इसलिए बड़ा बनता है कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए 2012-13 का जब उस समय था, जब जंतर मंतर पे उस समय के जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी फाइलें लहराई जाती थीं, उस समय की जो मुख्यमंत्री थीं शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित, उनके घरों के एसी गिनवाए जाते थे, है ना। तो राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल आए थे। उनकी राजनीति यहीं से शुरू होती है। फिर जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो शुरू में वैगनआर होती है, फिर धीरे धीरे गाड़ी रिप्लेस होती है, फिर धीरे धीरे उनका अपना घर बनता है, सरकारी घर बनता है जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनता है, बना है, विपक्ष के द्वारा इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने लिए आलीशान घर बनवाया, इतने करोड़ का बनवाया, उसमें ये सुविधाएं लगी। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये राजनीति शुरू तो अरविंद केजरीवाल ने की थी। इसमें बड़ा अंतर इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, पहले तो हम कभी भी राजनीति में और चुनाव में व्यक्तिगत मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहते। हम जनता के मुद्दों पे हमेशा ये बात लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति ही व्यक्तिगत मामलों से शुरू हुई थी। ना, बात वो नहीं है। हमने करप्शन की बात करी थी सबसे पहले। देखिए, आप भले उस जमाने में, उस टाइम पे जो और बातें हुई होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए, ये जो घर बना है मुख्यमंत्री आवास, पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक ऑफिशियल रेसिडेंस बना है, ग्राउंड अप बना है। पहले वहां पे कुछ नहीं थी, कोई इमारत नहीं थी, फाउंडेशन से लेके पूरी छत और पूरा एक कार्यालय, सारी चीजें बनी गई।
और वो मुख्यमंत्री के काम करने के लिए, उनकी टीम पे काम करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए थी उन्होंने बनाई। उसकी तुलना आप प्रधानमंत्री आवास से कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास हमेशा दिल्ली में हुआ करता था। आपको पता है 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 2700 करोड़ का सैंक्शन हुआ, पता नहीं अब बनते बनते कितना हो जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री, मतलब इससे पहले भी मनमोहन सिंह थे, उससे पहले भी नरसिम्हा राव जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो तो काम कर ही रहे थे ना। यहां तो कोई आवास ही नहीं था। आपने पहली बार एक घर बनाया और उस पर आप इतनी राजनीति कर रहे हो कि आप काम की बात, जनता को मुद्दों की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। अब यह है कि भाई आपके घर में क्या है, मेरे घर में 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने घर बनाया, भाजपा बात नहीं करती। 8400 करोड़ का उनका हवाई जहाज है, आपको पता होगा, है ना। 10 लाख का सूट पहनते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने बात की, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं शीश महल की बात है। तो ऐसा व्यक्ति जो कहते तो हैं कि मैं फकीर हूं, झोला उठा के ले चलूंगा, लेकिन अपने लिए 2700 करोड़ का घर बना रहा है। अच्छा, वहां पे मैंने सुना है कि एक टनल बना रहे हैं कि घर से लेके मेरे दफ्तर तक टनल, मुझे सड़क पे नहीं जाना है आम आदमी के साथ, मैं टनल के जरिए अपने ऑफिस जाऊंगा और टनल के जरिए मेरे घर आ जाऊंगा। तो ऐसे सारे खर्चे करते यहाँ पे, और ये उनका पर्सनल आवास है नहीं जैसे आपने बात करी। इसके बाद जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं। तो आपको प्रधानमंत्री का भी सरकारी आवास ही है वहां तो भी तो आवास है, लेकिन वहां पे यहाँ पे कह रहे हैं 30 करोड़ का खर्चा कर दिया। पहली बार कोई ऐसा घर या पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, तो 2700 करोड़ का ठीक है खर्चा। 8040 करोड़ का, 8400 करोड़ का आपने जहाज ले लिया। इससे पहले कि हमारे प्रधानमंत्री जहाज में नहीं जाया करते थे, नाव में जाया करते थे विदेश। तो एक ये होती है कि भाई व्यक्तिगत आलोचना की एक सीमा होती है, मेरे ख्याल से वो सीमा क्रॉस होती जा रही है। और भाजपा, इसलिए ये समझ में आता है कि भाजपा इस मुद्दे को क्यों उठा रही है, क्योंकि भाजपा काम पे कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ये हमेशा, मैंने पहले भी आपसे बात किया है कि भाजपा से पूछ लीजिए कि आपने दिल्ली में क्या काम किए, जी वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन देखो इन्होंने अपने लिए घर बना लिया, अपने लिए घर बना दिया। ये भी नहीं कहेंगे नहीं मुख्यमंत्री का आवास है, अब वहां पे रह भी नहीं, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया वो आवास खाली कर दिया। मुझे लगता है ये केवल राजनीति है और जनता को अपने मुद्दों से भटकाने के लिए ये भाजपा ये काम कर रही है। चलिए, आपने अपनी बात कह ली, मेरा सवाल वही है अभी भी। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री के तौर पे घर बना जी, उसके लिए उनको टारगेट किया जा रहा है मौजूदा स्थिति में। जब अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति शुरू कर रहे थे जैस्मिन, तो जो उस समय की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनके सरकारी आवास में कितने एसी लगे हैं इसका जिक्र जंतर मंतर से किया जा रहा था। तो क्या वो सही था? अगर ये गलत है तो नहीं, मेरा देखिए, मैं इस पे इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि जवाब चाहिए। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, मैं नहीं था, वो मैंने कमेंट नहीं दिया। अगर आप अरविंद जी से बात करें, शायद वो बोलेंगे तब की क्या सोचती, मे भी कुछ घोटाले वहां पे मिले या कुछ मिला होगा। मैं उस समय पार्टी की राजनीति से नहीं जुड़ा था। मैं आज की जो घटना है उसको कंटेक्चुअलाइज कर रहा हूं, उसको जो सही है उसको सही कह रहा हूं, जो गलत है उसको गलत कह रहा हूं। मेरा यही कहना है कि आज की तारीख में जब दिल्ली के चुनाव पास आ रहे हैं, भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों पे बात ना हो। एक फर्जी शराब घोटाले की बात ये लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं, अब क्योंकि पूरा मैटर ठंडे बस्ते में चला गया, आज ये लोग बात नहीं करते। हमें पता है कि जैसे ये चुनाव खत्म हो जाएगा, ये अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो आप बात करोगे ना, चुनाव के बाद भी आप करो, आप सारे इन्वेस्टिगेशन करो अगर कुछ गलत हुआ है तो। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, केवल और केवल इस पे राजनीति करनी। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी मुख्यमंत्री अपने लिए कुछ संसाधन बना रहे हैं ताकि वो जनता की ज्यादा काम कर सके, अच्छे तरीके से काम कर सके, जनता के बीच में ये मुद्दा नहीं है। जनता को ये पड़ी है कि नहीं, हमारे लोगों, हमारे हित की कौन बात कर रहा है। आज हमने बात करी संजीवनी योजना की। देखिए, इलेक्शंस आर अ बैटल ऑफ आइडियाज, कि आप लोगों के भविष्य को लेकर आपकी क्या सोच है, आप अपने लोगों के लिए क्या करने वाले हो, जनता को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और उसमें अगर आप देखें, केवल आम आदमी पार्टी बात कर रही है। क्या भाजपा ने बोला कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए क्या करोगे? क्या भाजपा ने बोला कि महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? हमने 2100 रुपए की रजिस्ट्रेशन शुरू करवाई। भाजपा क्या करती है, पुलिस भेज के रजिस्ट्रेशन रुकवाती, कहती कि नहीं, महिलाओं तक ये सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी को 2100 रुपए देने चाहिए, मतलब हम योजना लेके आएंगे। हम कह रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स के लिए 1-1 लाख रुपए की हम योजना लेके आए, वो भी हम नहीं काम होने देंगे। हमने बोला कि अंबेडकर फेलोशिप स्कीम हम लॉन्च करेंगे। तो हम लगातार जनता के मुद्दों के ऊपर हम अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये है सुबह शाम गाली देना, सुबह शाम शीश महल बोलना,
यही फर्क मेरे ख्याल से ये दो पार्टियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी से पहले शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, अभी भी दिल्ली में जब आप घूमते हैं और लोगों जी से बातचीत करते हैं तो शीला दीक्षित का नाम लोग लेते हैं जी बतौर बिल्कुल मुख्यमंत्री, बिल्कुल, और 15 साल बताते रही। हैं 15 साल रही है मुख्यमंत्री। आप जब स्टडी कर रहे थे दिल्ली मॉडल के लिए, जब रिसर्च कर रहे होंगे जी तमाम चीजें, तो आपने शीला दीक्षित के समय को कुछ रिसर्च किया, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप, अगर आपने उस बारे में कुछ पढ़ा, रिसर्च किया नहीं आप? बिल्कुल, इनफैक्ट दिल्ली मॉडल की जो शुरुआत है वो 2015 में मैंने इस बुक के जरिए मैंने एक तो दिल्ली मॉडल को परिभाषित किया कि दिल्ली मॉडल है क्या, उसके मूल्य क्या है, उसका आधार क्या है। दूसरा, मैंने 6 सेक्टर लिए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, प्रदूषण और ट्रांसपोर्ट। इन 6 सेक्टर्स में मैंने शुरुआत करी कि 2015 में दिल्ली के क्या हालात थे और अगले 10 साल में फिर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, इसके पीछे क्या सोच रही और अब क्या हालात हैं। तो निश्चित तौर पे 2015 में मैंने जायजा लिया कि दिल्ली की क्या हालत थी। जैसे मैंने गुजरात का तुलना की, देखिए हर राज्य में कुछ चीजें अच्छी होती है। तो निश्चित तौर पे शीला दीक्षित जी के टाइम पे दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी, अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं कि दिल्ली मेट्रो शुरुआत हुई थी। लेकिन जो पेस था दिल्ली मेट्रो को बनाने का वो आधे से कम था। मतलब आप मान के चलिए कि 17 ईयर्स 1998 में शुरू हुई थी, 2015 में 200 किलोमीटर दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लेंथ थी। तो 17 साल में आपने 200 किलोमीटर बनाई। हमने पिछले 10 साल में 200 किलोमीटर और ऐड कर दी, तो हमने वो डबल किया है वो पेस। दूसरा, सीएनजी बसेस आई दिल्ली में, वो भी उनके कारण सीएनजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन दिल्ली का प्रदूषण जो था वो 2014-15 में सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद आप देखेंगे लगातार कर्व कम होते गया है। तो आपने सीएनजी बसें लाई लेकिन दैट वाज नॉट इनफ, तो उस पर हमने और काम किया। एक चीज मैं जरूर इसमें मैंने ये भी लिखा है कि जो ग्रीनरी है दिल्ली की, ये कम लोग मानते हैं कि दिल्ली का जो ग्रीन कवर था वो केवल 10 या 11% था 1998-99 में जब शीला दीक्षित जी आई, और 2015 तक आके वो 20 या 21% हो गया, डबल हो गया। तो निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमने उस काम को आगे बढ़ाया। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हरियाणा, यूपी, लगभग सारे राज्यों के ग्रीन कवर कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दिल्ली में ग्रीन कवर 21 से 23% पहुंच गया, तो हमने उस पर काम किया। लेकिन जो मूलभूत काम है सरकारों के, वहां पे शीला दीक्षित जी की सरकार, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल रही। नंबर 1, एजुकेशन। हम तो कहते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा मायने, जो सरकार ठीक नहीं कर पाई सरकारी स्कूलों को, मेरे ख्याल से वो सरकार फेल हुई। मैं भी मानता हूं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था, और मैंने कुछ तस्वीरें भी दी हैं, आंकड़े भी दिए हैं। आप ये मान के चलिए 2015 में लगभग सरकारी स्कूल जर्जर हालत में थे। और ऐसा नहीं कि 1-2 लाख बच्चे, 15-16 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली। आधी आबादी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। आप बजट ही नहीं खर्च करते थे, आपने ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, टॉयलेट्स वर स्टिंकिंग। मैंने तो 1-2 पन्ने डाले कि केवल टॉयलेट्स को ठीक करने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। डिस्पेंसरीज, मैंने आपको बात किया, सरकारी अस्पताल की जो हालत थी, डिस्पेंसरीज डिफंक्ट थे, वहां पे ना डॉक्टर बैठना, मोहल्ला क्लिनिक का तो कॉन्सेप्ट हम ही लेके आए। बिजली की बात कर लें तो बिजली में प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आई दिल्ली में, वो निजीकरण उन्होंने किया, लेकिन उसका फायदा कभी लोगों को नहीं मिला। 2014 के गर्मियों में, मतलब ये हम सब जानते हैं जो दिल्ली में इतने सालों से रहे, 4-4, 6-6 घंटे के पावर कट हुआ करते थे। और बिजली पानी आंदोलन से तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो इसका मतलब था कि हर साल आप बिजली के दाम, मैंने इसमें आंकड़े दिए कि 2010 से 15 में दुगना हो गए बिजली के दाम दिल्ली में। अब आम आदमी कैसे अपना पेट पालेगा? तो हमने इस बढ़ते हुए बिलों पे रोक लगाई। एक तो बिजली की सब्सिडी दी, वो छोड़ दीजिए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश भर में अगर सब्सिडी को भी छोड़ दें तो सबसे ज्यादा बिजली के टैरिफ दिल्ली में है। अगर आप 400 यूनिट बिजली का खपत दिल्ली में करते हो, मैं कह रहा हूं सब्सिडी को छोड़ के, तो एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति 1700 रुपए का बिल पे करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति महाराष्ट्र में जाता है, बंबई में रहता है, तो 4500 रुपए का बिल पे करेगा। अगर हम सब्सिडी देते हैं तो 900 रुपए हो जाता है। तो 900 रुपए दिल्ली में और 4500 किसी और राज्य में। दिल्ली में हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने ठीक करी, हजारों की संख्या में ट्रांसफॉर्मर्स बदले, तारें बदली, इसलिए आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी आती है। और जो लाइन लॉसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जिसे कहते हैं, वो केवल और केवल 6 से 7% है। तो ये तमाम काम
आम आप आदमी ये पार्टी। कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के समय काम हुआ उस समय कालखंड के हिसाब से ठीक, जब सरकार आई आम आदमी पार्टी की तो उसको और तेज किया गया नहीं, हर क्षेत्र में। मैं इसको और समराइज कर लेता हूं प्लीज। कि जो कुछ प्रोग्रेस मैटर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट मी जस्ट से दैट, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लाईओवर्स बने, हाँ बने बिल्कुल, लेकिन फ्लाईओवर्स की प्रगति हमने और बढ़ाई, फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो बने, ठीक है, लेकिन जो आम आदमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसमें पूरी तरह से कांग्रेस सरकार फेल हुई थी। मुझे आप ये समझिए कि अगर कोई सरकार जीरो पे आ जाती है अपनी सीटों पे तो कितना आक्रोश होगा उस पब्लिक में। और आक्रोश इसलिए भी था क्योंकि करप्शन से सिनोनिमस थी, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कई सारे घोटाले, और दूसरा जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, अनाप शनाप बिल बढ़ाना, उससे जनता त्रस्त थी। तो हमने केवल वो काम आगे नहीं बढ़ाए, हमने जनता के मुद्दों को, हमने हमारा एजेंडा बनाया, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमने उन चीजों पे दी जिनसे जनता को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। अब सवाल यही लोग कहते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी की नींव खोद करके, राजनीतिक नींव खोद करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई, 15 साल के अंदर ही, 10 साल के अंदर ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करती हुई दिखती है। कभी गठबंधन होता है, कभी गठबंधन नहीं होता। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए दिल्ली में प्रचार करते हैं, हरियाणा के चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ते हैं, दिल्ली के चुनाव में भी दोनों अलग। संबंध क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का? देखिए, राजनीतिक संबंध ऐसा कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी देश में एक राष्ट्रीय पार्टी है। आप भी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में देश की सबसे तेजी से बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, गुजरात में हमारे 5 एमएलए, गोवा में 2 और अब जम्मू कश्मीर में भी 1 एमएलए है। इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से देश के लिए ज़रूरी था। 2024 में अगर इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो ये जो भाजपा की 400 वाला जो नारा था वो शायद वो साकार हो जाता। और हमें सब पता था कि इनका मकसद था कि 400 पार हो जाए और फिर संविधान बदले और तमाम ऐसी चीज़ें जो देश को पीछे ले जाएंगी वो काम करें। तो कुछ चीज़ें आप अपने व्यक्तिगत, आज भी हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन देश के संविधान की सुरक्षा करने के लिए, देश के हित में हमने ये डिसीजन लिया है और वो लोकसभा के लिए लिया है। इंडिया अलायंस का मतलब ये नहीं है कि हर चुनाव पंचायत से लेके लोकसभा तक सारा ये इंडिया अलायंस लड़ेगी, कतई नहीं हुआ है। तो जब इंडिया अलायंस की जरूरत थी लोकसभा के लेवल पे, राष्ट्रीय हित में हमने ये फैसला लिया है। जब स्टेट की बात आती है तो हमारा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सशक्त है। ज्यादा से ज्यादा इक्का दुक्का अगर कुछ केसेस हुआ, इंस्टेंसेस हुआ, वो अलग बात है। ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पे और अपने नाम पे और अपनी काम की राजनीति के नाम पे चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? उनमें वो क्षमता है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे? आम आदमी पार्टी ये मानती है, आप ये मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी छोड़िए, अपनी बात बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ये देश की जनता को, मैं हमेशा किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। आप मोदी जी की भी बात कर लेंगे, मैं मोदी जी पे तो आपने खूब टिप्पणी की है, पूरे इंटरव्यू में टिप्पणी की है। कामों की बात करिए। देखिए, तो राहुल गांधी के कामों पे ही बात कर लेते हैं। मैंने देखा ही नहीं उन्हें काम करते हुए। उन्होंने गवर्नेंस किया है। मुझे ये बताइए, देखिए मेरी एक सोच रही है, और मैं, क्योंकि आपने ये बात करी, किसी नेता को भाषण के आधार पर, वो आधार पर या फिर कैसे चलता है, देश भर चल लिया, वो चलो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है कि आपका विजन क्या है देश को लेके, क्योंकि देखो, बात करना तो सबको ही जानते हैं, जब आप काम कैसा करते हो, जब आपकी सरकार आती है, एक तो पहले वो कभी मंत्री कहीं पे बने नहीं है, चलो आपकी कांग्रेस की बाकी सरकारें हैं, उसको वहां पे भी कोई ऐसा डिफरेंट विजन या ट्रांसफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अब तक मैंने उनको काम करते हुए नहीं देखा है। वो अच्छे नेता हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब तक वो अपने आप को काम के माध्यम से सिद्ध नहीं करते। आज अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे नेताओं में अंतर क्या है? वो मुख्यमंत्री रहे। राहुल गांधी, सॉरी मैं बीच में कट करूं, राहुल गांधी फिलहाल देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं कि अब तो पद पे हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, काम के मतलब मैं कह रहा हूं लोगों की, जनता के लिए क्या किया। जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं मानेंगे? नहीं, तो सरकार तो बनी थी तब, हाँ बिल्कुल, कहीं पे सरकार में अपना ये योग्यता, क्षमता ही शुड शो। एंड वही मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी में अंतर ये है कि 10 साल वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दिन रात काम किया और ऐसे काम किए जो आज देश में एक बेंचमार्क स्थापित करते हैं। 2015 में कभी कोई सोच सकता था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर काम करेंगे? दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के 4 लाख बच्चे नहीं, 2 लाख बच्चे छोड़कर सरकारी स्कूल आ गए हैं।
दिल्ली के बच्चे प्राइवेट स्कूल से बेटर बोर्ड में रिजल्ट्स लाते हैं। 2000 बच्चे हमारे IIT-JEE और नीट की परीक्षा क्लियर कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल नाम नहीं है, अरविंद केजरीवाल का काम है जिनके आधार पे आज उनकी चर्चा होती है, और ये डिफरेंस है। तो अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया गठबंधन लीड करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इतने क्षमतावान है? नहीं, वो जैस्मिन शाह नहीं बोल सकते हैं। इंडिया अलायंस में 26 दल है, मेरे ख्याल से 26 दलों को डिसाइड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी का हक है कि भाई हमें इंडिया गठबंधन लीड कोई ना करेगा। कोई लीड तो करेगा ना। जरूर करेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि किसी एक पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा हक है इंडिया गठबंधन हमें। आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूं। ना आम आदमी पार्टी को लगना चाहिए, ना तृणमूल को लगना चाहिए, ना कांग्रेस को लगना चाहिए। लेकिन 26 नेता जो हैं इंडिया गठबंधन के, वो साथ में बैठकर वो पूरी तरह से सक्षम है कि अपना नेता चूज कर सके, और वो करेंगे। चलिए, इस सेक्शन पे हमारा आखिरी सवाल है, फिर हम आपके बारे में और करीब से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एक जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आम आदमी पार्टी पर एक आरोप लगता है। वो आरोप ये लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की जब बात करती थी, जब लॉन्चिंग हो रही थी पार्टी की, तो सबको भ्रष्ट बता रहे थे। उस समय के ज़्यादातर मंत्रियों को भ्रष्ट बताया जा रहा था। अब जब पार्टी की अपनी सरकार बनी और एक कथित शराब घोटाले की छाया आम आदमी पार्टी पे पड़ी, मंत्रियों पे पड़ी, मुख्यमंत्री पे पड़ी, तो आप लोग खुद ही कहने लगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं, जब आप पे आरोप लगते हैं तो आप अपने आप को ही पाक साफ बता देते हैं, जबकि एजेंसियों को पाक साफ बताने का इंतजार करना चाहिए। ये आप देखिए कि 2 साल पहले जब ये षड्यंत्र रचा गया और पूरा कथित शराब घोटाला मेरे ख्याल से उसका इन्वेंशन किया गया, तब लोग काफ़ी चर्चा करते थे कि नहीं, शायद कुछ तो है, क्योंकि इतने सारे लोगों को आप जेल में कैसे डाल सकते हो। और हम तब से कह रहे हैं कि ये जो कानून इस्तेमाल जिसका किया गया, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो बनाया गया था ड्रग स्मगलर्स और टेररिस्ट से लड़ने के लिए, है ना। इसके आप देख लीजिए कब शुरुआत हुई थी। 2018 में मोदी सरकार ने इसमें ऐसे संशोधन किए पार्लियामेंट में, और कि इसमें आप इसका दायरा आपने बढ़ा दिया, आप ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को बंद कर सकते हो, और दूसरा बेल मिलना उसमें लगभग नामुमकिन, बहुत ही मुश्किल कर दिया। और फिर 2022 से इन सारी धाराओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के ऊपर किया गया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? 500 से ज़्यादा विटनेसेस को बुलाया गया, 250 से ज़्यादा रेड हुई, देश भर के कोने कोने में रेड हुई। उनको लगा कि चलो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा। 2 साल तमाम प्रयास करने के बाद एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई। मैंने आपको कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बाद, और अब सबको बेल भी मिल गई, और अब ये मैटर ठंडे बस्ते में चला गया। तो आरोप लगा के ये कह देना, देखिए आरोप के बाद आप जांच करेंगे। हम अभी भी कहते हैं, हमें अगर लगता है कि कहीं पे अगर घोटाला हुआ है तो हम कहेंगे कि भाई इस पे जांच कीजिए। आरोप लगा के बंद कर दिया और जांच ही ना करो, ये कहां की जस्टिस है? 2 साल इस पे पूरी जांच हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर 200 से ज्यादा केसेस हैं। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पता है कितने केसेस लगा रखे हैं इन्होंने? 52। तो इतने केसेस आपने कर दिए, सारी छानबीन कर ली, अब तक आप एक केस को सिद्ध नहीं कर पाए। 10 साल आप जानिए बीजेपी के पास कितनी ताकत है, CBI है, ED है, ET है, दिल्ली पुलिस है, IT, तो आप एक चीज भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसका यही पूरा ये सार है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी। आप जितनी कर लो जांच, आपको अब तक 1 रुपए की हेराफेरी ना मिली है, ना मिलेगी। और अब क्योंकि हमारे सारे लोग बाहर आ गए, अब जनता को भी समझ में आ गया है कि अगर कुछ मिलता तो अच्छा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें तो इन्होंने मुकदमा अब तक नहीं शुरू किया। अगर इतना ओपन एंड शट केस था, इतना साफ था कि भाई इतना बड़ा घोटाला हुआ, अब मुकदमे तो जाइए, मुकदमा शुरू ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मुकदमा शुरू होगा तो खत्म हो जाएगा, कुछ मिला ही नहीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट जज ने भी कहा कि इस आधार पर अगर आप मुकदमा ट्रायल करने जाएंगे तो 2 मिनट के अंदर केस बंद हो जाएगा। तो ये षड्यंत्र मेरे ख्याल से देश की जनता अब समझ चुकी है। 2 साल बीत चुके हैं, जो करना था भाजपा ने कर लिया है, और अब हम वापस जनता के मुद्दों पे केवल काम करना चाहते हैं। चलिए, अब आपके बारे में बातचीत करते हैं। आपका नाम है जसमीन शाह, तो अमित शाह जी के परिवार से कोई दूर दूर का रिश्ता या किसी तरीके का रिश्ता? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। कहाँ से आते हैं आप? मैं गुजराती हूँ। अच्छा। वहीं से जहाँ से अमित शाह जी आते रिश्ता तो है गुजरात से? तो बिल्कुल है? बिल्कुल। गुजरात के मेरे ख्याल से 6 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से बहुत शाहज आपको मिलेंगे, तो मैं एक शाह हूँ।
मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन मेरी परवरिश एक यूनियन टेरिटरी है गुजरात के सदर्न एंड पे, दादरा नगर हवेली। जी जी जी। तो वहाँ पे मेरी परवरिश हुई, पूरी स्कूलिंग मैंने वहीं पे करी। और फिर मैंने पढ़ाई आईआईटी मद्रास में करी। और जैसे एक मिडिल क्लास परिवार की चाह होती है कि अच्छी कॉलेज हो जाए, अच्छे बच्चे पढ़ लिख जाए और अच्छी नौकरी करे, तो मैंने एक नौकरी नहीं, ज्वाइन करी। परिवार क्या करता था? मुंबई में बिजनेस था अपना? मेरे फादर का एक छोटा सा यूनिट था, फैक्ट्री थी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो बहुत स्मॉल स्केल था। मुंबई में नहीं, जब सिलवासा में इसलिए हम शिफ्ट हुए क्योंकि मेरे फादर ने वहाँ पे बिजनेस सेटअप किया था। और बस वहीं पे मेरे एक बड़े भाई हैं, तो हमारी परवरिश वहीं पे हुई थी। और जब पढ़ लिख गए हैं तो उसके बाद नौकरी ज्वाइन कर ली। तो तब ऐसे कोई ख्याल नहीं थे कि मैं राजनीति में नहीं, आऊँगा। एक एक करके चलेंगे, जी जी। अभी लंबा फासला है। पहले तो बात करते हैं आईआईटी की, क्योंकि मैं जहां से आता हूं बिहार से, हम लोग जब 10th और 12th में रहते हैं तो एक ही शब्द सुनाई देता है कि फलाने के बेटे ने आईआईटी क्रैक कर लिया। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आईआईटी क्रैक करना क्यों कहते हैं, तो आपको कब लगा कि आपको आईआईटी क्रैक करनी चाहिए? अब आप मुझे बहुत पुरानी प्लीज यादें प्लीज थोड़ा सा चलते ताज़ा हैं। करने के लिए कह रहे हैं। मेरे लिए सपना था, मेरे परिवार के लिए सपना था कि कोई बच्चा आईआईटी चला जाए। जैसे आपने कहा, देश के हर कोने में और ख़ास करके छोटे शहरों में और जी, गाँव में तो गाँव में बहुत बड़ा सपना बहुत होता बड़ा है। सपना होता है। सिलवासा दादरा नगर हवेली में तब तक मैं एक्चुअली पहला पर्सन हूँ जहाँ जिसने आईआईटी क्रैक करी है वहाँ ओह। से। 1999 की बात है। ओके। क्योंकि इसलिए था क्योंकि मेरे खुद 11वीं और 12वीं के जो टीचर्स थे उनको आईआईटी पता ही नहीं थी। अब मुझे इसलिए पता थी क्योंकि मेरा परिवार बम्बई से आता था और मेरे फादर आईआईटी बॉम्बे वगैरह जानते थे। तो पहले तो मेरे बड़े भाई ने तैयारी करी, ही वॉज 2 years एल्डर देन मी, लेकिन उन्होंने सिलवासा में रह के तैयारी करी। और वहाँ पे तो बस वो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, तो आप किताबें आती हैं पढ़ती है, लेकिन आपके पास वो माहौल नहीं होता है। कैंपस नहीं होता। कैंपस नहीं होता है, आपके पीयर्स स्टूडेंट्स खेल कूद रहे हैं, आप बस पढ़ रहे हो। अच्छा, आपके पास डाउट है तो किसके पास जाएं? आपके टीचर भी स्कूल के टीचर्स हैं, तो उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। आईआईटी की पढ़ाई के लिए यू नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ही डिड नॉट सक्सीड। बट उनको पता चला कि नहीं, बम्बई हैज़ द राइट इकोसिस्टम। और अच्छा, हम 150 किलोमीटर दूर हैं बम्बई से। तो जैसे वो 12वीं क्लियर किए, ही डिड नॉट सक्सीड इन आईआईटी, मैं 10वीं क्लियर किया, 2 साल का गैप है। तो फिर एक उन्होंने पता, एक्चुअली माई ब्रदर गाइडेड मी थ्रू दिस। ही फाउंड कि संडे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं कई सारे बॉम्बे में, जो केवल संडे टू संडे आप आ सकते हो। तो पूरी 11वीं और 12वीं में मेरा हर संडे, मैं सुबह उठ के, मैं आप समझ लीजिए 15-16 साल का था, मेल ट्रेन में जाता था। 3 घंटे की जर्नी हुआ करती थी। सुबह 6 बजे उठता था, 10 बजे तक पहुंच गया। मेरे ख्याल से 12 से लेके 4 या 6 बजे तक पढ़ाई होती थी। दादर में एक हमारा इंस्टीट्यूट हुआ करता था। और 6 बजे पढ़ाई ख़त्म हुई, 8 बजे की ट्रेन पकड़ के 11 बजे, मतलब लगभग 6 बजे से 12 बजे तक मैं संडे सड़कों पे था, मेरी कोचिंग के लिए बम्बई जाता था और शाम को वापस आ जाता था। पूरे 2 साल मैंने आईआईटी की पढ़ाई इन पर्सन करी, क्लासरूम में बैठ के, और एक माहौल मिला, एक गाइडेंस मिली, वो सारी चीज़ें हुई। तो मेरे ख्याल से मेरे फैमिली ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, मुझे काफ़ी गाइड किया, काफ़ी मेहनत हुई और अच्छा परिणाम आया। तो मैंने आईआईटी मद्रास फिर ज्वाइन करी। तो आईआईटी हो गया, आईआईटी के बाद आप विदेश गए पढ़ने के लिए? नहीं, आईआईटी के सीधा बाद, विदेश चले गए या बीच में कुछ? आईआईटी के बाद कैंपस में मेरा एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब आईटीसी लिमिटेड, जो एक बड़ी कंपनी है देश की, वहाँ पे लगा। अच्छा। तो 3 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया। ओके। उस दौरान मैं मुंगेर में भी रहा, बिहार। अच्छा। आईटीसी की एक फैक्ट्री मुंगेर में है, आईटीसी की एक फैक्ट्री सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रहा। देश भर में आईटीसी क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो देश भर में मैं काफ़ी घुमा करा। तो एक हिसाब से मैंने पहली बार अपने, जो बोलते हैं ना कि एक कंफर्ट जोन से बाहर जाके पूरा देश देखा। मैंने उस तरीके से देश कभी देखा नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरी भी ये भावना तब जागी कि, क्योंकि देखो आईआईटी में एक बार जब आप चले जाते हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बात है कि यू आर द टॉप ऑफ द बेस्ट। अब तो आपको अगली गूगल बनानी है, आपको अगला माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, तो आप उस जोन पे सोच रहे होते हो। लेकिन जब आप देश जाते हो तब आप देखते हो कि यार पानी नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी है, सड़क में गड्ढे क्यों हैं। तो देश में अगर इतना टैलेंट है
तो इतना टैलेंट मिलाकर ये आप इतना काम नहीं करवा पा रहे हो। मुझे ये बहुत खटकता रहा और कई सालों तक खटकता रहा। लेकिन आप अपने काम में लगे रहे उस दौरान, जो काम वो था, 3 साल, नौकरी और हाँ, बाकी नौकरी मैं 3 साल ही करता रहा, बट चिंगारी होती है जब ये सारा काम। हाँ। तो वो 3 साल के बाद मेरे मन में ये शक्ति आई और थोड़ा साहस आया कि मैं अपने परिवार को जाके बोल सकूं कि वेल पेइंग जॉब आफ्टर एन आईआईटी एजुकेशन मैं लात मारूं और एक एनजीओ ज्वाइन करूं जो गवर्नेंस और पॉलिसी। मुझे शुरुआत से ये क्लैरिटी थी कि देखिए ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है जो रोड बनाना नहीं जानते, हमारी गवर्नेंस में कहीं ना कहीं फेलियर है कि हम ठीक से नीतियां नहीं बना पा रहे हैं, ठीक से या टेंडर नहीं डिजाइन कर, या अच्छे लोगों को नहीं ला पा रहे हैं जो ये काम कर सकें। तो मेरी ये रुचि तब जागी कि नहीं, मुझे देश के गवर्नेंस और पॉलिसी में काम करनी है। और तभी भी मुझे क्लैरिटी थी कि कहीं ना कहीं ये अपनी गंदी राजनीति के कारण ये हो रहा है। अगर आप देखें हमारे सारे लगभग मेजॉरिटी राजनेता ट्रेडिशनल पार्टीज में कैसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। तब एडीआर की रिपोर्ट्स आया करती थी कि फला फला इतने केसेस हैं, इतने इतने अनपढ़ लोग हैं। तो मुझे हमेशा खटकता था कि चलो अगर इतना अच्छा टैलेंट है और एटलीस्ट कितने लोगों को आप कोसते रहो, खुद पहले अगर आप कोशिश ना करो तो ये गांधी जी का जो कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो मुझे लगा कि चलो अपने जीवन में एक प्रयास तो करना चाहिए, फिर मैं बोलूँ कि चलो हमारे जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सिस्टम इतना टफ है। लेकिन बाहर बैठ के केवल आलोचना करते रहना मुझे लगा ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक एनजीओ ज्वाइन करूँ। 3 साल मैंने उस एनजीओ में भी काम किया और उसके बाद मुझे ये विश्वास आया कि नहीं, देश में ऐसे लोगों को पॉलिसी और गवर्नेंस में रहना चाहिए, मतलब मेरे जैसे भी, उनकी भी आवश्यकता है। और फिर मैंने तय किया कि मैं दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक पॉलिसी पढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे फिर फुलब्राइट फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8-10 लोगों को हर साल देती है, फुल्ली पेड एजुकेशन, क्योंकि बहुत महंगा भी होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा उसका खर्च होता है बाहर पढ़ने का। तो मुझे फेलोशिप मिली, स्कॉलरशिप मिली। कौन से साल की बात हुई? 2010 से 2012। ओके। तो मैं 2 साल न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई करी। ओके। तो 2 साल वहां बिताने के बाद, न्यूयॉर्क में बिताने के बाद, मेरा सवाल ये कि भारत वापसी कैसे हुई? स्वदेश वाले मॉडल से, स्वदेश फिल्म का असर था या फिर दिल्ली में जो हलचल शुरू हुई उसका असर था? स्वदेश का मॉडल ही अलग था कि वहाँ पे तो वो व्यक्ति नासा के रॉकेट उड़ा चुका था और फिर लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। नहीं, मैं जब आप तो तैयारी करके ही गए थे कि मुझे ये पढ़ना है, समझना है। मैं विदेश जब गया था तब क्लियर मेरे मन में मोटिवेशन एक ही था कि मैं भारत वापस आकर कैसे पॉलिसी और गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाऊँ। मेरा कोई और मोटिवेशन नहीं था कि मैं बेहतर कमा पाऊँ। कई बार जो विदेश जाते कि चलो अच्छी डिग्री वहीं पे कुछ नौकरी मिल जाए, बस जाए, मेरा वो कतई कभी इच्छा नहीं थी। मेरी ये थी कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा तैयार कर सकूं, क्योंकि फिर जीवन भर आके देश में ही काम करना है। तो अब यही था कि संयोग था कि तभी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। 2010 से 12 में वहाँ था। उसके बाद मैंने 1 साल, क्योंकि मुझे एक अच्छा मौका मिला जमील पॉवर्टी एक्शन लैब में काम करने का। और वो 1 साल के लिए मैंने उन्हें तभी बोला कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मुझे भारत वापस लौटना है। और वो इसलिए क्योंकि मैं वाकई में दुनिया के बेस्ट अर्थशास्त्रियों से समझना चाहता था, उनके साथ काम करना चाहता था। और तभी हमें जानकारी थी, मतलब सब उस दुनिया में तो जानते ही थे कि अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो कितने बड़े नाम हैं। 2019 में जाके उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में। तो मेरा ये प्रिविलेज रहा है कि मैं उनको अपने बॉसेस के तौर पे मैंने उनके साथ काम किया है। 1 साल MIT में, कैम्ब्रिज में उनके साथ काम किया और उसके बाद मैं इंडिया में आके मैं पॉलिसी हेड, उनकी लैब का पॉलिसी हेड बना। तो 2013 से 16 में जमील पॉवर्टी एक्शन लैब का साउथ एशिया ऑफिस में आई वाज द पॉलिसी हेड। और इन तमाम इकोनॉमिस्ट के आइडियाज़ के आधार पे हम एडवाइस देते थे स्टेट, राज्य सरकारों को। किन सरकारों को उस समय? कुल मैंने 10 से ज़्यादा सरकारों के साथ काम किया 2013 और 16 के बीच में, जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल है, बिहार गवर्नमेंट, और हम साउथ एशिया ऑफिस थी तो हम बांग्लादेश भी गए, नेपाल में भी सरकार के साथ काम किया, इवन केंद्र में नीति आयोग के साथ काम किया, तो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम किया। तो मेरा तब तक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था कि सरकारें कैसे चलती हैं, नीतियाँ कैसे बनती है, वहाँ पे किस चीज़ की कमी रहती है। एंड इनफैक्ट जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में 67 सीटों वाली, मैं आऊँगा इस पे, सॉरी मैं इस पे आऊँगा, लेकिन कुछ कुछ इसी तरीके की कहानी
प्रशांत किशोर की भी है कि वो बाहर थे, गुजरात सरकार के साथ उनका काम करने का सिलसिला शुरू हुआ जी। और फिर वो मोदी जी के साथ काम करने लगे। आपने बताया कि आपने भी गुजरात सरकार के साथ काम किया, उस समय नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री रहे होंगे मुझे जी लगता है। बिल्कुल। तो आप नहीं गए उनके साथ काम करने? मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मौका नहीं नहीं मिला। मिला। अच्छा। कई बार मैं इसमें किताब में लिखता भी हूँ कि मैंने जो 3 साल भारत में काम किया एज अ पॉलिसी हेड, करीबन 8-10 सरकारों के साथ जो काम किया, आप मान के चलिए कि जब बाहर की कोई संस्था बोलती है कि हमारे पास अच्छे आइडियाज़ हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं, पहले तो मंत्रियों और मुख्यमंत्री हट जाते हैं कि भैया हमारे काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है। आप ये मानिए कि नॉर्मली जो एजुकेशन सेक्रेटरी होता है, आईएएस अफसर, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मिल पाओगे, है ना, उसको आप अपने आइडियाज़ दे पाओगे। और हम तो देश और दुनिया की तमाम जो शोध हमने किए हैं, रिसर्च किए, उसके आधार पे कहते हैं कि अगर आपको एजुकेशन की स्थिति सुधारनी है, टीचर्स की ट्रेनिंग बेहतर करनी है, बच्चों को बेहतर पढ़ाना है, तो ये 2-3 आइडियाज़ हैं, आप प्रयोग कर सकते हो। हम आपके साथ, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि सरकार से हम कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन अगर मुश्किल से एक्सेप्शन थी तमिलनाडु की सरकार, जहाँ पे वहाँ पे मंत्री भी थोड़े इन्वॉल्व रहे थे वगैरह, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि मंत्री आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे और बस 5 मिनट, हाँ अच्छा है आप कीजिए, हम चलते हैं, है ना, 5 मिनट में किनारे हो जाएंगे। और फिर आप 1-2 घंटा बात कीजिए, काम कीजिए। और क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट भी समझते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तो आप रेवोल्यूशनरी चेंजेस तो ला नहीं पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करते रहो। तो मुझे पता है कि हमने 100 स्कूल में कुछ पायलट किए हैं गुजरात में, 500 स्कूल में किए आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तो 100-200 मतलब इसी स्कूल तक हमारे प्रयोग रहते थे। तो ये मेरा अनुभव रहा, जैसे आपने कहा। अच्छा। फिर प्रशांत किशोर की बात, मेरे ख्याल से उन्होंने ये काम करके सीधा छलांग मारा पॉलिटिक्स में, है ना, कैंपेन वगैरह में। मेरा वो नजरिया नहीं था। मेरा नजरिया था कि इस माध्यम से मैं गवर्नमेंट में ये कैसे आइडियाज ला सकूं, और तब मेरी कनेक्ट आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े आपने? इसी प्रोग्राम के तहत आपकी मुलाकात हुई है क्या? बिल्कुल इसी प्रोग्राम के माध्यम से 2015 में कहानी है। 2000 ये मेरे जो प्रीफेस है, प्रस्तावना है मेरे बुक का, उसमें मैंने एक लिखा है कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, मेरी इनिंग्स कैसे स्टार्ट हुई। तो 2015 में जब आम आदमी की सरकार आई, तो मुझे याद है कि मनीष सिसोदिया जी ने पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जब उन्होंने बजट अपना पेश किया, तो उन्होंने ये घोषणा करी कि मैं एजुकेशन का बजट दुगना कर रहा हूँ। अब जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में भारत में काम कर रहे हैं, एक अमेजिंग ये न्यूज़, मतलब जो कहते हैं ना, इट स्प्रेड लाइक फायर, खड़ा होगा। हाँ, एंटेना खड़ा हो जाता है कि भाई ये कोई सरकार कह रही कि हम एजुकेशन पे बजट डबल कर देंगे। अच्छा, कहने वाली एक चीज होती है, आपने तो बजट में घोषित कर दिया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, चलिए हो सकता है वाकई में, और मंत्री कह रहे हैं तो लेट्स ट्राई एंड सी। तो फिर मैंने खोजा कि किससे बात करनी चाहिए, तो पता चला कि नहीं, आतिशी नाम की कोई एजुकेशन एडवाइजर है, पढ़ी लिखी महिला हैं, रोड स्कॉलर हैं, सेंट स्टीफन्स हैं। तो मुझे लगा चलिए थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स और समथिंग, मैं भी दिल्ली में रहता था, तो काफ़ी मुश्किल हुई। मैंने 8-10 बार ईमेल लिखे, फ़ोन कॉल किए, शायद वो भी काफ़ी व्यस्त। ये पहले महीने, जैसे मेरे ख्याल से जून फरवरी में सरकार बनी, मार्च अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। 2015 फाइनली आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद आतिशी जी, और हम 1-2 घंटे बैठे। मैंने उनको पूरा समझाया कि हमारा क्या बैकग्राउंड है एज अ लैब, हम दुनिया भर में सरकारों के साथ काम करते हैं, और बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, हम आपसे वी वांट टू वर्क विथ यू। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, हम जिस दिशा में काम करना चाहते हैं उसी दिशा में है, तो आपको सीधा मनीष सिसोदिया जी से मिलना चाहिए। मैं बोला बट वो तो मंत्री है, मंत्री कहाँ मिलते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलते हैं मंत्री, हम तो यही तो करने आए हैं, उन्हीं ने तो घोषणा करी है। तो मैं बोला ठीक है, आप मीटिंग रखवाइए। मुझे याद है 4 जुलाई 2015 को वो मीटिंग सैटरडे को तय हुई, क्योंकि आतिशी जी चाह रही थी कि नहीं 1-2 दिन के अंदर हो, तो सैटरडे का टाइम हुआ। मैं और मेरे 1-2 कलीग्स आए थे उस मीटिंग में। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि और कौन कौन होगा। तो सैटरडे की सुबह आतिशी जी, मनीष जी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, सबको बुलाया गया था उस मीटिंग में, और हमें बोला आप प्रेजेंटेशन लेके आइए कि आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं और दिल्ली सरकार के लिए आपके क्या आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं। वो मीटिंग 3 घंटे चली।
पहली बार मेरी जिंदगी में आपकी कोई सबसे लंबी मीटिंग रही होगी बिहार इंडिया में, मिनिस्टर के साथ। मिनिस्टर के साथ, बिल्कुल 3 घंटे मिनिस्टर अपनी जगह पे बैठे रहे और सबसे ज्यादा सवाल कि नहीं ये ऐसा क्यों, ये समझाओ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, अच्छा इसको दिल्ली में कैसे लागू करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल ब्यूरोक्रेट नहीं पूछ रहे थे, मंत्री पूछ रहे थे। और वो जो मैंने जज्बा देखा कि ये एक ऐसी सरकार है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ को ठीक करने का एक जुनून है, दे रियली वांट टू डू इट, एंड सेकंड दे हैव पुट मनी बिहाइंड इट। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ अंतर है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, ये केवल बोलने वाली सरकारों में से नहीं है। और मेरा कनेक्ट जो है आतिशी जी और मनीष जी से उस दिन से शुरू हुआ। लगभग 1 साल आई वॉज पार्ट ऑफ दिस लैब, लेकिन मैं उन्हें एडवाइस देता रहा इन्हीं सारी नीतियों पे। और 1 साल बाद फिर मनीष जी ने बोला कि अब बाहर से आइडियाज़ देना बहुत हो गया, आपके जैसे लोग हमें सरकार के अंदर चाहिए, कम एंड बी अ पार्ट ऑफ माई टीम। तो बस वहीं से मेरा ऑफिशियल जुड़ाव जो दिल्ली सरकार के साथ है तब शुरू हुआ, और साथ ही साथ आम आदमी चल रहा है पार्टी। अलग अलग फेज में, उस समय से अभी तक चल रहा है। एक आखिरी सवाल थोड़ा निजी है, मैं गूगल पे देख रहा था, जब मैं आ रहा था तो मैंने गूगल किया आपके नाम के साथ, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि आपने प्रेम विवाह किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। और अगर आप कंफर्टेबल हैं उस बारे में बात करने के लिए, तो थोड़ा सा बताइए क्या, कहाँ, कैसे। नहीं देखिए, इसमें कुछ खास है नहीं, आई एम श्योर नहीं, प्रेम है काफी तो लोगों खास ने, होगा। नहीं प्रेम तो खास है ही, बट आई एम सेइंग प्रेम विवाह करना तो देश में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं पद्म प्रिया जानकी रामन, शी इज़ अ तमिलियन, और उनसे मेरी मुलाकात न्यूयॉर्क सिटी में हुई। जैसे मैं पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई कर रहा था कोलंबिया में, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वो भी दुनिया में की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी। तो बस म्यूचुअली किसी सर्कमस्टेंसेस में मीटिंग हुई, और जैसे होता है हमारे विचार मिले। और वो आर्टिस्ट भी हैं, शी इज़ अ डांसर, शी इज़ एन एक्ट्रेस, उनके काफ़ी वेरिड इंटरेस्ट हैं। मैं ज़्यादा पॉलिसी गवर्नेंस मेरा एक सिंगल डोमेन है, बट शी इज़ अ वेरी वेरिड पर्सनालिटी। और मैंने इस किताब में लिखा है कि इस किताब को ख़त्म करने में जो मेरी पूरी जर्नी रही, तो उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शी इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक, जैसे जो कहते हैं कि अगर मैं कुछ गलत सोच भी रहा हूँ तो वो सबसे पहले वो बताएगी कि नहीं ये गलत सोच है। और जब से ये मैंने सोचा कि ये किताब लिखी जानी चाहिए और इसको ट्रूथफुल और एक फैक्चुअल अकाउंट कहीं पे दर्ज होना चाहिए। और आपने शुरुआत में बात करी थी कि लेकिन इनके तर्क हैं, उनके तर्क हैं, अब तक मुझे खुशी है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया अब ये किताब को 12 है, अब तक एक भी डेटा पॉइंट, एक भी फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट का कहीं पे किसी ने खंडन नहीं किया, इसको डिस्प्यूट नहीं किया है। ना नोबडी, मतलब दिल्ली में तो इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, नोबडी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मीडिया और एन ऑपोजिशन पार्टी। एंड मेरी वाइफ ने थ्रू आउट दिस एंटायर बुक नॉट जस्ट मोटिवेटिंग मी, लेकिन जो जो ड्राफ्ट्स मैंने पहले लिखे, क्योंकि वो भी पब्लिक पॉलिसी पढ़ी हैं, कुछ उन्होंने भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो उन्होंने मेरे ड्राफ्ट्स भी देखे हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स भी दिए हैं। तो अलॉन्ग विद द टीम एट पेंगुइन, जिन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत करी है फाइनल बुक पब्लिश करने में, मेरी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, इसके साथ हम लोग बातचीत खत्म करेंगे। आप अभी तक सरकार और सरकारों को, और खासतौर पर आप दिल्ली सरकार को मदद कर रहे हैं पॉलिसी बनाने में, उनको पहले बाहर से करते थे, फिर जैसा आपने बताया कि सिसोदिया जी ने कहा तो अब सरकार का हिस्सा बन गए। क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा जाएंगे, संसद जाने की इच्छा रखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा? देखिए मैं आप चाहेंगे कि फ्रंट फुट पे आकर के किया जाए, मतलब अब? नहीं, मैं देखिए फ्रंट फुट बैक फुट मैं एक्चुअली समझता नहीं हूँ कि केवल एक चीज़ करने से ही आप फ्रंट फुट पे आते हो। मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो रुचि हमेशा रही है वो है पॉलिसी और गवर्नेंस में। और आम आदमी पार्टी की हमेशा सोच रही है कि राजनीति आप करते हो क्यों, क्योंकि फिर अगर आपकी जब सरकार बने तो आप फिर वो मूलभूत बदलाव ला सको, एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस देश और दुनिया को दिखा सको। तो कहीं ना कहीं जब तक मुझे उसमें योगदान देने का मौका मिलता रहेगा, मैं बड़ा खुश हूँ। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ऐसा मेरा कोई फिक्स्ड सोच नहीं है। एट सम पॉइंट इन टाइम हो सकता है कि अगर कुछ लगे ऐसे कि करना चाहिए तो वो भी करेंगे। ओपन है उसके लिए? हाँ, ओपन है। मैं समर्पित हूँ देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आज की तारीख में जो सोच और जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, मैं सोचता हूँ इससे बेहतर और कोई जरिया नहीं है
देश को और आगे उसकी प्रगति करने के लिए, देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए। और अब हमारे दर्शक कमेंट करके बताएंगे इस बातचीत के नीचे, इस विस्तार से हुई बातचीत के नीचे, कि हमने कैसी बातचीत की है। और अगली बार जब भी भेंट होगी तो मैं आपसे उस बारे में चर्चा करूंगा, कमेंट्स आपसे साझा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।